हेलो दोस्तों, मैं नितिन। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इज़ टू सक्सेस में। दोस्तों, अपनी मध्य प्रदेश जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी और 5 जिले हो चुके थे अपने। आज 6वां जिला है और आज अपन पढ़ने वाले हैं हरदा जिला। हरदा जिले की संपूर्ण जानकारी, हरदा जिले में क्या दर्शनीय स्थल है, हरदा जिले की प्रमुख बातें क्या हैं, हरदा जिले का इतिहास, हरदा जिले का सामान्य परिचय। ठीक है, संपूर्ण जानकारी हरदा जिले की। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हरदा जिले का मैप अपने को देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर कि हरदा जिले में महत्वपूर्ण जो पॉइंट रहते हैं, अनेक तहसीलें, वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। तो टिमरनी तहसील, हंडिया, हरदा खुद, खिरकियाँ, रहटगांव और सराली, ये 6 जो है वो तहसील हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? टिमरनी, हंडिया, हरदा, खिरकियाँ, रहटगांव, सराली। ठीक है, और मैं कहाँ से हूँ? टिमरनी से हूँ, पता है ना? ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसकी हरदा की खास बातें। तो सबसे पहले अपने को पता है कि हरदा जो है वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और इसका जिला मुख्यालय जो लगता है वो क्या लगता है? हरदा लगता है। ठीक है, जिला हरदा है और जिला मुख्यालय जो है वो हरदा लगता है। अगर इसकी जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या जो है 2011 के आंकड़े के अनुसार, क्योंकि अभी 21 की जनगणना हुई नहीं है, तो 2011 के आंकड़े के अनुसार इसकी जनसंख्या जो है 5,70,464 है। ठीक है, कितनी जनसंख्या है? 5,70,464 है। और इसकी विकास दर की बात करें तो विकास दर 0.245% है, यानी कि बहुत कम है। ठीक है, प्रति व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो विकास दर है 0.245। अगर इसके लिंगानुपात की बात करेंगे तो लिंगानुपात इसका है 864। लिंगानुपात मतलब पता ही आपको क्या होता है कि 1000 पुरुष पर जितनी महिलाएं होती हैं उनको लिंगानुपात बोलते हैं, यानी कि हरदा जिले में 1000 पुरुष पर 864 महिलाएं हैं। ठीक है, अगर साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता दर है 76.65%, यानी 76%, या फिर 65 है तो अपन 77% बोल सकते हैं इसको लगभग। ठीक है, तो साक्षरता दर है लगभग 77%, जो कि ठीक है, क्योंकि अभी देखा होगा कि कुछ दिन पहले हरदा को एक पुरस्कार भी मिला था शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। ठीक है, इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है 2644 वर्ग किलोमीटर, या फिर बोल सकते हैं 2644.32 वर्ग किलोमीटर। और इसका जनसंख्या घनत्व 171 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से बताऊंगा कि 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने व्यक्ति निवास करते हैं, जितने व्यक्ति रहते हैं, उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं यहाँ पर? 171, तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व हो गया 171। ठीक है, अगर तहसील की बात करें, तहसील अब बता ही चुका हूँ, 6 तहसीलें हैं: हरदा, हंडिया, खिरकियाँ, रहटगांव, सराली और टिमरनी। ठीक है, ये 6 तहसीलें। और अगर इसके विकास खंड की बात करें, किसकी? विकास खंड की। ठीक है, विकास खंड की बात करें तो विकास खंड 3 है। कितने विकास खंड है? 3 विकास खंड है। एक हरदा है, खिरकियाँ है और टिमरनी है। ठीक है, 3 विकास खंड है, हरदा, खिरकियाँ और टिमरनी, 3 विकास खंड है। और तहसील कितनी है? 6 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसका लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र जो है वो कौन सा है? बैतूल है। लोकसभा क्षेत्र का मतलब ये होता है कि अपने हरदा जिले से जो एक व्यक्ति संसद में यानी राज्यसभा में लोकसभा में जाकर के बैठते हैं, तो वो लोकसभा में जो बैठते हैं जाकर के, वो कहाँ से बैठते हैं? बैतूल से। और अभी वर्तमान में जो सांसद है लोकसभा क्षेत्र के, वो कौन है? डीडी उइके, दुर्गादास जी उइके। ठीक है, अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र 2 हैं, एक टिमरनी है और एक हरदा है। ठीक है, 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, 2, यानी कि यहाँ से 2 विधायक चुने जाते हैं, एक टिमरनी विधायक और एक हरदा विधायक। अगर टिमरनी विधायक की बात करें तो टिमरनी विधायक जो है अभी माननीय संजय शाह जी ने, कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, वीडियो भी डाला था मैंने बच्चों के लिए। और अगर हरदा विधायक की बात करें तो हरदा विधायक जो है माननीय कमल पटेल जी हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में शिवराज सरकार में कृषि मंत्री भी हैं। ठीक है, कृषि मंत्री का पद मिला है इन्हें। ठीक है, विधायक साहब। अगर भाषाएं की बात करें तो भाषाएं यहाँ पर जो चलती हैं वो प्रमुख रूप से 3 चलती है: एक मालवी यानी मालवा की, निमाड़ी निमाड़ की, और एक हिंदी। ठीक है, 3 भाषाएं चलती प्रमुख रूप से। और शाम को 6 के बाद बहुत तेज इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी भाषा है। अगर नदियाँ की बात करें तो प्रमुख रूप से 3 नदियाँ बहती हैं यहाँ पर: एक नर्मदा नदी, हंडिया, गंजाल नदी और एक माचक नदी। ठीक है, ये 3 नदियाँ जो हैं वो प्रमुख रूप से बहती हैं। इसके अंशांतरीय देशांतर रेखा की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगर पर्यटन स्थल की बात करेंगे, इसमें प्रमुख रूप से पर्यटन स्थल क्या क्या है? तो एक रिद्धेश्वर मंदिर है, एक नर्मदा घाट नेवामर में, चारवा मंदिर, छिपानेर घाट, सिद्धिविनायक मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बड़ा मंदिर,
गोंदा गांव मंदिर, कान्हा बाबा का मंदिर जो सबको पता बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे मध्य प्रदेश में, राम जानकी मंदिर, मकड़ाई मंदिर और गोमुख। ठीक है, गोमुख की फोटो मैं अपने ग्रुप में सेंड किया था कुछ समय पहले। ठीक है, ये कहाँ कहाँ है ये भी वीडियो में आपको पता लगेगा आगे। ठीक है, अगर शासकीय कॉलेज की बात करें तो दो हैं। पहला है शासकीय आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज हरदा में और दूसरा है शासकीय कॉलेज टिमरनी। दोनों कॉलेज के नाम चेंज हो गए हैं। अब शासकीय आर्ट्स कॉलेज हरदा उसका नाम स्वामी विवेकानंद हो गया है और शासकीय कॉलेज टिमरनी का नाम भाऊ साहब भुसकुट्टे कॉलेज हो गया है। ठीक है, दोनों कॉलेज के नाम बदल गए हैं। शासकीय आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज का नाम क्या हो गया? स्वामी विवेकानंद कॉलेज और शासकीय कॉलेज टिमरनी का नाम हो गया है भाऊ साहब भुसकुट्टे कॉलेज। ठीक है, चलिए अब जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं अपन। तो पहला है कि हरदा जिला मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है जो नर्मदापुरम संभाग का हिस्सा है। ठीक है, अगर बात की जाए कि हरदा जिला के संभाग के अंतर्गत आता है तो ये कौन से संभाग में आता है? नर्मदापुरम संभाग में आता है, जिसका निर्माण 1998 में किया गया था। हरदा जिले का निर्माण 1998 में किया गया था जब इसे होशंगाबाद जिले से विभाजित किया गया था। यानी हरदा जिला किससे अलग होकर बना है? तो ये होशंगाबाद जिले से अलग होकर बना है। हरदा को हृदय नगरी या भुआना के नाम से भी जाना जाता है। हरदा को दो नामों से जाना जाता है, एक हृदय नगरी के नाम से जाना जाता है और एक भुआना के नाम से जाना जाता है। भुआना का मतलब क्या होता है? उपजाऊ भूमि। ठीक है, जैसे कि अपन ने देखा है हरदा वाले बहुत अच्छे जानते हैं कि यहाँ पर मकड़ाई में या फिर हंडिया में एक भुआना उत्सव भी होता है, तो ये इसी के लिए बनाया जाता है। ठीक है, हरदा में भुआना उत्सव यानी भुआना उपजाऊ भूमि के रूप में जाना जाता है। यह छोटा सा जिला शांति और भलाई के लिए जाना जाता है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास बहुत अच्छा और बहुत गहरा रहा है। ये हरदा जिले का इतिहास लगभग मुगल काल से या गुप्त काल से ही जाना जाता है, मगर गुप्त काल में इसके कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इसलिए अपन इसको मुगल काल से देखते हैं। तो मुगल काल में इतिहास में एक समृद्ध गांव हंडिया, ठीक है, हरदा के पश्चिम में स्थित था। मतलब हंडिया पहले था मुगल काल में, वर्तमान में भी है, मगर उस समय हंडिया प्रसिद्ध था काफी। कुछ वर्षों के बाद हरदा और महमूदाबाद का क्षेत्र बढ़ गया। ठीक है, दो क्षेत्र बढ़ गए थे, कौन कौन से? एक हरदा का और एक महमूदाबाद, दो क्षेत्र बढ़ गए थे और कुल हरदा और महमूदाबाद दोनों को मिला करके हरदा को जिला बनाया गया था, मतलब हरदा को बना दिया गया था। ठीक है, तहसील स्थानांतरित कर दी थी, हंडिया से हरदा तहसील स्थानांतरित कर दी थी, आगे पता लगेगा ये। ठीक है, तो किस किस को मिलाया था? कुल हरदा को मिलाया था और महमूदाबाद दोनों को मिला करके एक हरदा बना दिया गया था। हरदा पुराने मध्य प्रांत के बड़े स्थान में से एक था। इसमें सिवनी मालवा का क्षेत्र भी आता था। आज वर्तमान में जो सिवनी मालवा है होशंगाबाद जिले में आता है, मगर पहले जो है हरदा जिले में आता था सिवनी मालवा। ठीक है, भाषा की धारणा में हरदा जिले की भाषा और संस्कृति पर मालवा और निमाड़ का प्रभाव मिलता है। यानी कि अगर इसकी भाषा की बात करें तो पहले ही बताया मैंने कि यहाँ पर मालवी भाषा यानी मालवा और निमाड़ी या निमाड़ का प्रभाव मिलता है। हिंदी तो चलती है। हरदा की मुख्य भाषा भुहानी थी। इस क्षेत्र को भुआना कहा जाता है। भुआना यानी उर्वरक भूमि के नाम से जाना जाता है। पहले हरदा के दक्षिण क्षेत्र में मकड़ई लिखा है, उसमें मकड़ई शासन था। यहाँ गोंड राजा शासक थे। ठीक है, और पहले यहाँ पर माना जाता था कि मकड़ई का किला अभी भी है, टूट गया हफ्ता, हालांकि पूरा राम मंदिर बनना है, तो मकड़ई का किला यहाँ पे शासन चलता था गोंड राजाओं का। ठीक है, और वर्तमान में जो हमारे यहाँ टिमरनी से विधायक है वो भी कहाँ से? मकड़ई से ही है। ठीक है, हरदा जिले का बिहोला गांव मुगल शासन का राजस्व का केंद्र था। यानी मुगल काल में जहां से राजस्व वसूला करते थे वो हरदा जिले का बिहोला गांव था। ठीक है, एक बार बिहोला गांव से ही मुगल शासन अपना राजस्व वसूलते थे। अगर 1867 की बात करें कि 18 मई 1867 को तो ब्रिटिश ने यानी अंग्रेजों ने हरदा में नगर पालिका की स्थापना की थी। ठीक है, हरदा नगर पालिका की बात करें तो हरदा नगर पालिका की स्थापना किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। और कब की थी? 1867 में, 1867 में, 18 मई 1867 में हरदा नगर पालिका की स्थापना की गई थी। और तहसील हरदा को 1913 में स्थापित किया गया था। यानी कि हरदा तहसील कब बन गई थी? 1913 में तहसील बन गई थी। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में हरदा स्वतंत्र सेनानी पहली पंक्ति में थे। 1916 में लोकमान्य तिलक ने हरदा का दौरा किया था। हरदा लोकमान्य तिलक कब आए थे? 1916 में आए थे, जिसने हरदा में कांग्रेस को अधिक शक्ति प्रदान की थी। यानी कि जो आंदोलन चल रहा था उस समय का, तो वो बहुत ज़्यादा इसमें मनोबल बढ़ाया था कांग्रेसियों का। ठीक है, उनके उस समय प्रमुख पार्टी जो हुआ करती, कौन सी हुआ करती थी? कांग्रेस ही हुआ करती थी।
दिनांक 8/12/1933 को महात्मा गांधी ने हरिजन कल्याण के लिए हरदा का दौरा किया था। यानी 1933 में गांधी जी भी हरदा आए थे। ठीक है, गांधी जी ने यानी बाबूजी ने 4 घंटे तक हरदा की यात्रा की थी। हरदा में 4 घंटे रुके थे ये, और बाबूजी ने हरदा के अधिकारी और स्वयं सेवकों के काम की प्रशंसा की थी। जो अधिकारी थे और स्वयं सेवक थे उनके प्रशंसा की थी। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को एसडीओ श्री बेरेठा ने हरदा के पुलिस स्टेशन पर भारतीय ध्वज फहराया था। यानी कि जब अपना देश आज़ाद हुआ था 1947 को, जब देश आज़ाद हुआ तब हरदा पुलिस स्टेशन पर पहली बार तिरंगा किसने फहराया था? वो थे बेरेठा जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी कब आए थे? 1933 में। लोकमान्य तिलक कब आए थे? 1916 में। और 15 अगस्त को बेरेठा जी ने पुलिस स्टेशन पर ध्वज फहराया था। तो ये तो भारतीय इतिहास था, मतलब हरदा का इतिहास था। ठीक है, अब इसका पर्यटक स्थल की अगर बात करें तो देख लेते हैं। रिद्धेश्वर मंदिर, रिद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर है? हंडिया तहसील में है। ठीक है, जो हंडिया है हरदा जिले की तहसील, वहाँ पर रिद्धेश्वर मंदिर। नर्मदा घाट कहाँ पर है? ये भी हंडिया तहसील में है। शिव मंदिर कहाँ पर है? चारवा में है। महाभारत काल का चक्रव्यूह कहाँ पर है? चारवा में। ऐसा चक्रव्यूह महाभारत काल में चक्रव्यूह बनाते थे ना, उसी की आकृति बनी हुई है। ठीक है, पत्थर पे, तो उसी को बताया गया कि महाभारत काल का चक्रव्यूह ये कहाँ पर? चारवा में। नर्मदा घाट छिपानेर, सिद्धि विनायक मंदिर हरदा, लक्ष्मी नारायण बड़ा मंदिर हरदा, कलाकृति और बड़ा छोटा मठ गोंदागांव मठ है। तो यहाँ पर गोमुख भी है, यहाँ पर मठ है गोंदागांव में। ठीक है, भादुगांव में गोमुख है। कान्हा बाबा का मंदिर सोडलपुर, वो सोडलपुर गलत लिखा, सोडलपुर है वो। कान्हा बाबा का मंदिर, यहाँ पर कान्हा बाबा का मेला लगता है। लगभग 412 साल हो गए हैं कान्हा बाबा का मेला लगते लगते, काफ़ी पुराना मेला है ये। ठीक है, अब एग्जाम में भी पूछा जाता है ये। राम जानकी मंदिर और गोमुख भादुगांव में। यहाँ पर ताप्ती नदी निकलती है, गोमुख से ऐसा माना जाता है वर्ष भर यहाँ पर पानी नहीं सूखता, गाय के मुंह में से पानी निकलते रहता है। ठीक है, शिवलिंग और साई मंदिर तहसील सिराली में मिलेगा ये, और तोपखाना जो मिलेगा और मंदिर और नदी ये मकड़ाई में मिलेगी। ठीक है, जो खास खास पर्यटन स्थल है इसकी मैंने फोटो भी दी है नीचे और उसकी डिटेल भी दी है। चलिए, रुद्रनाथ मंदिर हंडिया की बात करेंगे पहले अपन। तो रुद्रनाथ मंदिर हंडिया जो है, हंडिया का रुद्रनाथ मंदिर और नेवावर का सिद्धनाथ मंदिर, ये अपने आप में दोनों बहुत ही ज़्यादा कलात्मक संजोए हुए, कलात्मक सौंदर्य तथा वास्तुशास्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से मंदिर? रुद्रनाथ मंदिर और सिद्धनाथ मंदिर, दोनों जो हैं वास्तुशास्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं। हंडिया स्थित रुद्रनाथ महादेव मंदिर अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर है तथा राज्य शासन द्वारा संरक्षित घोषित किया गया है। इनका देख रेख रख रखाव जो है वो कौन करता है? सरकार करती है, राज्य सरकार करती है। हरदा इंदौर रोड मार्ग पर हरदा जिला मुख्यालय से 21 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम हंडिया में नर्मदा नदी के तट पर मंदिर स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं कुबेर द्वारा कराया गया था। यानी कि इस मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करा था? स्वयं भगवान कुबेर ने किया था रुद्रनाथ मंदिर का। ठीक है, रुद्रनाथ मंदिर की फोटो देखने को मिल रही है, काफ़ी पुराना मंदिर है ये और बहुत प्राचीन मंदिर है ये। ठीक है, इसमें अगर घूमने जाओ कभी तो यहाँ पर सारी जानकारी दी हुई है। ठीक है, कब का बना हुआ है, क्या है, सब कुछ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं चक्रव्यूह चारवा मंदिर। तो चक्रव्यूह चारवा मंदिर यहाँ पर शिवलिंग भी है वर्तमान में। ठीक है, तो शिव मंदिर स्थित चक्रव्यूह चारवा दिल्ली से बुरहानपुर के बीच पुराने राजमार्ग पर स्थित है। जब दिल्ली से बुरहानपुर जाते थे तो उसी मार्ग पर ये पड़ता था, और इसमें इस मार्ग पर होने के कारण ये व्यापारिक दृष्टि से भी खास हुआ करता था। इतिहासकार के अनुसार चार बावड़ी उपलब्ध मोड़ी लिपि के एक शिलालेख में यह स्पष्ट होता है कि चार बावड़ी होने के कारण इसका नाम जो है वो क्या रखा था? चारवा रखा था। चार बावड़ी होने के कारण इसका नाम चारवा, और प्राचीन में इसको चार नवा के नाम से जानते थे। ठीक है, यह गांव पहले चांदरवा के नाम से विख्यात था, जो कालांतर में चारवा के नाम से जाना गया। चारवा के निकट ग्राम हरिपुरा माल में 10वीं और 21वीं सदी में निर्मित गुप्तेश्वर मंदिर और वाणा अंचल की बड़ी आस्था का केंद्र है। यानी कि जो मंदिर यहाँ पर वो कौन सा है? गुप्तेश्वर मंदिर है, और मंदिर में एक स्थित है चक्रव्यूह। ठीक है, जो कहाँ का है? महाभारत कालीन है। ये फोटो देखने को मिल रही है कि यहाँ पर ये इस प्रकार से चक्रव्यूह बना हुआ है। ठीक है, ये पत्थर पे निर्मित है, पूरा पत्थर से निर्मित है ये। ठीक है, चलिए मकड़ाई मंदिर की बात करते हैं अपन।
तो मकड़ाई भूतपूर्व जागीर रियासत मकड़ाई का मुख्य मार्ग है, यानी कि मैंने बताया अभी कि यहाँ पर रियासत चलती थी गोंड राजाओं की। तो भिरंगी रेलवे स्टेशन से 24 किलोमीटर दूर और हरदा मुख्यालय से 37 किलोमीटर दूर इस पुरानी रियासत के कुछ समृद्ध ग्राम नर्मदा की खुली घाटी तक बसे हुए हैं, किंतु इसका मुख्य भाग जो है वो वनों से ढका हुआ सतपुड़ा की निचली ढलानों पर फैला हुआ है। मकड़ाई में ऊंची पहाड़ियां और एक किला बना हुआ है। यहाँ का राजघराना राजगोंड परिवार का वंशज बताया जाता है, यहाँ राजगोंड परिवार रहते थे, ठीक है। और मैंने बताया यहाँ वर्तमान में विधायक भी यहीं से। मकड़ाई के किले में राजभवन की कष्टकला अपने आप में विशिष्ट, हालांकि अब तो मकड़ाई का किला टूट गया है, ठीक है। मकड़ाई जो है वह स्यानी नदी के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। अपने घने जंगल के लिए यह जाना जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध एक नागझिरी और देवझिरी हैं, दो प्रसिद्ध जगह हैं यहाँ पर, एक नागझिरी और एक देवझिरी है। और एक गुफा में शिवलिंग भी है, ठीक है, जहाँ पर शिवरात्रि के दिन यहाँ पर मेला भराता है, ठीक है। जो नदी के तट पर एक छोटा सा प्राकृतिक कुआं है जहाँ पूरे साल पानी निकलता है, यानी कि जो नागझिरी है वहाँ पर एक छोटा कुआं है, वहाँ पर साल भर पानी रहता हो, जो कि ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। अगर मकड़ाई मंदिर की बात करें तो ये है मकड़ाई मंदिर, राम मंदिर है यहाँ पर। और अब बात करते हैं अपन हंडिया की। तो हंडिया जो है हरदा जिला मुख्यालय से लगभग 21 किलोमीटर उत्तर में एक अत्यंत प्राचीन स्थान है। हंडिया, मान्यता है कि हंडिया नर्मदा नदी के मध्य में स्थित, यानी कि नर्मदा नदी जो निकलती है कहाँ से, अमरकंटक से, और कहाँ जाकर मिलती है, भड़ोच में, गुजरात में जाकर मिलती है। तो इस पूरी लंबाई कितनी है, 13-12 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर है। तो इसका मध्य बिंदु जो है नर्मदा नदी का वो कहाँ पर है, हंडिया में, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसीलिए वहां पर एक नाभि कुंड भी बना हुआ है, ठीक है। जनश्रुति के अनुसार इसी स्थान पर पौराणिक ऋषि जमदाग्नि जो थे, परशुराम के पिता, ठीक है, जमदाग्नि और हेय वंश के सहस्त्रार्जुन का मिलन हुआ था, ठीक है। अगर बात करें अपन प्रशासनिक स्थिति की तो मुगल काल में ये काफ़ी व्यापारिक रूप से प्रसिद्ध हुआ करता था। यहाँ पर बल्क के राजा नाजिर, ठीक है, कौन, बल्क एक प्रदेश है। तो बल्क के राजा नाजिर उद्दीन हंडिया आकर फकीर के रूप में बस गए थे, यानी बल्क के राजा थे नाजिर उद्दीन, वो हंडिया आकर बस गए थे, जो हंडिया में भड़ंग शाह के नाम से जाने जाते हैं। एक भड़ंग शाह की दरगाह भी है हंडिया में, तो अब भड़ंग शाह के नाम से वो जाने जाते हैं। मांडू के सुल्तान हुसंग शाह गोरी ने यहाँ एक किले का निर्माण कराया था। आईन अकबरी के अनुसार हंडिया को मालवा सूबे के सरकार का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। मतलब आईन अकबरी जो अकबर की एक पुस्तक है उसके अनुसार हंडिया को क्या दिया है दर्जा, अपन ने मालवा सूबे की सरकार का दर्जा प्राप्त है। 18वीं सदी में मराठा हंडिया को मालवा सूबे की सरकार का दर्जा प्राप्त था और इसकी राजधानी परिवर्तित करके मालवा से, मतलब हंडिया से राजधानी परिवर्तित करके कहाँ ले आए थे, हरदा ले आए थे 18वीं सदी में, जब मराठाओं का शासन आया था तब। ये है मंदिर और ये है जो नदी, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं, पर्यटन स्थल खत्म हो गए हैं, अब बात करते हैं वन क्षेत्र की। हरदा जिले में वन क्षेत्र एक प्रमुख वृक्ष की प्रजाति के रूप में सागौन, ठीक है। प्रमुख वृक्ष कौन सा है यहाँ पर, सागौन का है, जिसे अपन टेक्टोना ग्रैंडिस के नाम से जानते हैं। हरदा वन संभाग HDF के 50% क्षेत्र है। संभाग का कुल वन जो है, प्रतिबंधित वन क्षेत्र जो है 1,42,536 हेक्टेयर है, जिसमें 67% जो है वो आरक्षित वन है और शेष वन जो है वो संरक्षित वन के रूप में आता है, ठीक है। आरक्षित वन और संरक्षित वन क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है। जलवायु की अगर बात करें तो जलवायु, हरदा जिले की जलवायु सामान्य है। जिले में सभी मौसम आते हैं। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई जो है 302 वर्ग किलोमीटर मतलब मीटर है और जिले में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस रहा है और सबसे कम तापमान जो है वो 6 डिग्री सेल्सियस तक रहा है, ठीक है। जिले में औसतन वर्षा जो होती है वो 916 मिलीमीटर होती है। हालांकि हरदा जिले में उद्योग की कमी है, उद्योग नहीं है। एक शुगर मिल है, हालांकि कुछ शुगर मिल है और कुछ ग्रामीण उद्योग है, इसलिए इसमें उद्योग की चर्चा नहीं की गई क्योंकि हरदा जिले में अभी उद्योग की बहुत ज़्यादा कमी है। इसके बाद कोई कॉलेज वगैरह जो भी हैं जो विख्यात नहीं है अभी। हाँ, कृषि महाविद्यालय की मांग हुई है और हरदा जिले में कृषि महाविद्यालय ओपन करने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, ठीक है। तो ये थी हरदा जिले की खास बातें। कल फिर मिलेंगे एक नए जिले के साथ। बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए,
और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इतना सपोर्ट तो आपका बनता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय आरक्षक। हेलो दोस्तों, मैं नितिन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। दोस्तों, मध्य प्रदेश जिला दर्शन की सीरीज चल रही है और अपने लगभग 5 से 6 जिले हो चुके हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं रायसेन जिला। ठीक है दोस्तों, तो रायसेन जिले की जो भी प्रमुख चीज़ें हैं मैं आपको इसमें बताऊंगा, चाहे वो औद्योगिक केंद्र हो, पर्यटन स्थल हो या फिर कुछ भी अन्य पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रायसेन जिला जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। आपका इतना सहयोग की हमें आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपन। तो रायसेन जिले का मैप अपने को स्क्रीन पर दिख रहा है और इसमें सारी तहसीलें जो हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। हालांकि 9 तहसीलें हैं, इसमें एक सुल्तानपुर जो है वो नहीं लिखी है मैंने। तो कौन कौन सी तहसील हैं देख लेते हैं। तो इसे बेगमगंज, सिलवानी, उदयपुरा, बरेली, झुमका गिरा वाला ये दूसरा है। ठीक है, बरेली रायसेन वाला है, वो उत्तर प्रदेश वाला था। ठीक है, बाड़ी, गोहरगंज, रायसेन और गोरखगंज। ठीक है, तो ये जो तहसीलें हैं 8 तहसील इसमें हाईलाइट कर दी है, सुल्तानपुर इसमें हाईलाइट नहीं करी है। ठीक है, चलिए अपन इसके महत्वपूर्ण पॉइंट पे आते हैं। तो जिला मुख्यालय जो लगता है इसका वो रायसेन लगता है, रायसेन जिला लगेगा। संभाग जो लगता है वो भोपाल संभाग लगता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है अपना कि रायसेन जो है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो किस संभाग के अंतर्गत आता है? भोपाल संभाग। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है 8,466 वर्ग किलोमीटर, या फिर बोल सकते हैं इसको 8466 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या होती है 13,31,597। ठीक है, 13,31,597। ठीक है, ये होती है जनसंख्या 2011 के आंकड़े के अनुसार। अगर इसकी साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता दर जो होती है 73.03 होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ कि इसकी साक्षरता दर जो है वो 73.4% है। ठीक है, तो इसीलिए कहीं कहीं आपको 74% भी इसकी साक्षरता दर मिल जाएगी, मगर नहीं, क्योंकि अपने को पता है 0.5 से ज़्यादा होता है तो अपन उसको 74 बोलते हैं, और 0.5 से कम है इसलिए 73 बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए साक्षरता दर कितनी मानेंगे अपन? 73%। अगर अपन बात करें कि इसकी पूर्व साक्षरता दर कितनी है तो बहुत ज़्यादा है, 81% लगभग, 80.8% है। और स्त्री साक्षरता दर जो है वो भी ठीक है, यहाँ पर 64% है, 64.2% है। कृषि जोत का आकार कम है, यहाँ पर कृषि जोत का आकार जो है 1.9 हेक्टेयर है प्रति व्यक्ति। ठीक है, 1.9 हेक्टेयर। और अनुसूचित जाति की प्रतिशत में बात करेंगे, अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है? वो 17%, काफ़ी है। ठीक है, और कुल जनसंख्या से अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत देखेंगे तो वो है 15%। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में अंतर आपको पता होना चाहिए कि दोनों क्या होते हैं, क्या बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ठीक है, पुरुष साक्षरता दर 80 है, स्त्री साक्षरता दर 64%, कृषि जोत का आकार 1.9 हेक्टेयर, अनुसूचित जाति 17% और अनुसूचित जनजाति 15.4% है। ठीक है, चलिए अगर इसकी तहसील की बात करें तो इसमें टोटल जो तहसील है वो 9 है। कौन कौन सी है? रायसेन, गोहरगंज, बेगमगंज, गैरतगंज, सिलवानी, बरेली, उदयपुरा, बाड़ी और सुल्तानपुर। ये दोनों अलग अलग है, बाड़ी अलग है और सुल्तानपुर अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल कितनी तहसील होती है? 9 तहसीलें होती हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने मैप में एक तहसील नहीं लिखी थी, सुल्तानपुर, मैंने बता दी आपको। ठीक है, बाकी तहसीलें लिखी हैं, तो ये होती है 9 तहसीलें। लोकसभा क्षेत्र कौन सा लगता है? लोकसभा क्षेत्र जो लगता है वो होशंगाबाद लगता है। ठीक है, लोकसभा क्षेत्र मतलब जहाँ पर एक व्यक्ति लोकसभा में जाकर के बैठता है अपने यहाँ से। ठीक है, तो वो होशंगाबाद लगता है इनका। और अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र मतलब जहाँ से विधायक चुने जाते हैं, तो ये जो है वो 4 लगते हैं, उदयपुरा, सांची, भोजपुर और सिलवानी। ठीक है, ये 4 जो हैं वो विधानसभा क्षेत्र हैं, उदयपुरा है, सांची है, भोजपुर और सिलवानी है। सामान्य जानकारी की बात करेंगे तो सामान्य जानकारी है कि रायसेन मालवा क्षेत्र का मध्यकालीन नगर मध्य प्रदेश राज्य की विंध्य पर्वत श्रृंखला के तलहटी में स्थित है। यानी कि पहले क्वेश्चन बनता है कि रायसेन जिला किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ऑप्शन मिलेंगे विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? विंध्य पर्वत। ठीक है, क्वेश्चन भी साथ में बना के बता रहा हूँ मैं एक एग्जाम्पल के लिए। शाम को क्यूज होगी, वरना अपनी डेली होती है, एक जिला होता है उसकी एक शाम को डेली क्यूज
होती ही है, ठीक है। हालांकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ 25 में 25 मार्क्स लेकर के आए आप, मगर कम आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। मध्यकाल में रायसेन सिल्हारी राजपूत सरदारों का मजबूत गढ़ था, यानी कि मध्यकालीन में, मध्यकाल की बात करें अगर, तो उसमें जो रायसेन का सिल्हारी है वो राजपूत सरदारों का मजबूत गढ़ था, मतलब यहाँ पर कब्जा था इनका, राजपूत सरदारों का यहाँ पर कब्जा हुआ करता था। कहाँ पर? सिल्हारी में। रायसेन मुगलों का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था। अकबर के शासनकाल में यह नगर उज्जैन के सूबे में शामिल सरकार था, यानी कि रायसेन जो था वो मुगल काल में किस लिए प्रसिद्ध था कि प्रशासनिक केंद्र था, और ये किस में शामिल था? तो उज्जैन के सूबे में, जहाँ पर देखा ना अपन ने कि औरंगजेब भी कुछ समय तक रहा था, ठीक है। रायसेन भोपाल संभाग का जिला है, इसमें 9 तहसीलें पहले ही बता चुके हैं अपन। 1543 में रायसेन के दुर्ग पर शेरशाह ने आक्रमण किया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतिहास में भी ये क्वेश्चन बार बार बनता है, मध्य प्रदेश के इतिहास में बार बार क्वेश्चन बनता है, और एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ भी लगभग ये क्वेश्चन हर बार टच होता ही है, ठीक है। कि शेरशाह ने रायसेन के दुर्ग पर कब आक्रमण किया था? 1543 में, ठीक है। अब हम जब जाते हैं रायसेन, सीधे उतरेंगे तो रायसेन की सब्जी मंडी बस स्टैंड पर उतरेंगे तो पूर्व दिशा में ऊपर मंडी करके देखना तो रायसेन का किला दिखेगा, ये वही किला है, रायसेन का किला, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने कब आक्रमण किया था? 1543 में। चलिए, अगर जिले के प्रमुख इस दर्शनीय स्थल या फिर स्थल की बात करें तो वो है सांची। सबसे पहले तो रायसेन जिले में स्थित सांची शहर सम्राट अशोक द्वारा निर्मित भगवान बुद्ध के स्तूप है। इस स्तूप में भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी हुई हैं, ठीक है। यानी कि सांची जो है भाई मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी रहा है और बौद्ध स्थल के लिए भी फेमस है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? बुद्ध की अस्थियां रखी, हड्डियां रखी हुई हैं, ठीक है। और ये बनवाया किसने था? तो ये सम्राट अशोक ने बनवाया था, सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है ये, ठीक है। सांची यूनेस्को को की विश्व धरोहर में 1989 में शामिल किया गया था, यानी सांची को यूनेस्को की धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1989 में इसको शामिल किया गया था। भोजपुर नगर को मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाता है। बहुत सही क्वेश्चन है ये कि मध्य भारत का सोमनाथ किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भोजपुर को कहा जाता है। यह स्थान भोपाल से 25 किलोमीटर की दूर रायसेन जिले में बेत्रावती नदी पर स्थित है। देखना भोजपुर में क्या है? भोजपुर में सबसे बड़ा शिवलिंग है पत्थर का, ठीक है। तो भोजपुर में सबसे बड़ा शिवलिंग है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग भी कहाँ पर है? भोजपुर में ही है, ठीक है। और इसको मध्य प्रदेश सोमनाथ इसलिए कहा था कि सोमनाथ में भी क्या शिव मंदिर है, ठीक है, उसी की तर्ज पर बना हुआ है, हालांकि शिवलिंग अलग है, तो इसलिए इसके क्या कहा जाता है? सोमनाथ कहा जाता है, ठीक है। देश का पहला शिव संग्रहालय भोजपुर में स्थापित किया गया था। स्वाभाविक बात है, सबसे बड़ा शिवलिंग का दर्जा भी भोजपुर को प्राप्त है और वहाँ पर संग्रहालय भी स्थित है, ठीक है। पर्यटन विभाग द्वारा भोजपुर उत्सव का आयोजन भी किया जाता है, यानी कि पर्यटन विभाग जो है भोजपुर उत्सव का आयोजन भी करता है। 3 दिवसीय चलता है, ये कार्यक्रम चलता है, ठीक है। भीमबेटका महाभारत कालीन स्थान है जो अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। बहुत सही, भीमबेटका से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आदिमानव कालीन जगह है ये, ठीक है। और इसको भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था 2003 में। यूनेस्को ने इसको अपनी सूची में शामिल कर लिया था। कब किया था? 2003 में। दोनों चीज़ें याद रखना है कि भीमबेटका को कब शामिल किया था? 2003 में। और सांची को कब शामिल किया गया था? 1989 में, ठीक है। चलो, तो भीमबेटका कहाँ पर है? रायसेन जिले में, अब जो अब्दुल्लागंज में स्थित है, ठीक है। मृगरेंद्र नाथ की गुफाएं पाटनी रायसेन में स्थित हैं, ठीक है। मृगरेंद्र नाथ की गुफाएं भी काफ़ी फेमस है और ये कहाँ पर है? रायसेन में, ये रायसेन के पाटनी में। रातापानी अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल एकमात्र अभ्यारण्य है। रातापानी के अलावा यहाँ सिंधारी अभ्यारण्य भी, मतलब रायसेन जिले में 2 अभ्यारण्य है, एक रातापानी अभ्यारण्य है और एक सिंधारी अभ्यारण्य है। मगर सिंधारी अभ्यारण्य तो इतना काम का नहीं है, क्वेश्चन कम बनते हैं, ठीक है। मगर रातापानी अभ्यारण्य अपने को मोस्ट याद रखना ही, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिसको टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर शामिल किया गया है। अभी तक राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया जाता था, मगर पहली बार जो है रातापानी अभ्यारण्य को शामिल किया गया था, ठीक है। मगर आपके लिए क्वेश्चन ये है कि सिंधारी अभ्यारण्य जो है इसमें किस पशु और पक्षी का संरक्षण किया जाता है, ये आपको बताना है। पिछली बार मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपने दिया था चीतल सांभर। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि सिंधारी अभ्यारण्य में किस पशु पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। चलो, मैं आप कमेंट का वेट करूंगा।
चलिए क्वेश्चन 9 यानी पॉइंट 9, जामगढ़ रायसेन जिले की बरेली तहसील में जामगढ़ आदि मानव के आश्रय स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो रायसेन जिले का जामगढ़ है वो किस लिए माना जाता है? आदि मानव के आश्रय स्थल, यानी आदि मानव यहाँ पर रहे थे। कंफ्यूज नहीं होना, ये जामगढ़ है और होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ है। ठीक है, आखिरी में गढ़गढ़ है इसलिए थोड़ा सा एक जैसा लगता है, आदमगढ़ और जामगढ़। ठीक है, तो जामगढ़ रायसेन जिले में, आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में है। भगदोई में खजुराहो शैली का शिव मंदिर है। इस मंदिर को गुर्जर पथियार वंश का कालीन माना जाता है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो भगदोई का खजुराहो का मंदिर है, शिव मंदिर, इसका निर्माण जो है वो गुर्जर पथियार वंश ने करवाया था। ठीक है, और यहाँ पर जो है फरीदुल्ला की दरगाह भी, हबीबुल्ला फरीदुल्ला जो भी बोलना तुमको। ठीक है, तो यहाँ पर फरीदुल्ला की दरगाह भी है रायसेन में। ठीक है, चलिए बनगांव में प्रागैतिहासिक शैलचित्र स्थल है। शैलचित्र आदिमानव कालीन है ये, जैसे कि दीवार पे पत्थर पे शैलचित्र बना देते हैं, जिससे पता लग जाता है कि आदिमानव क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि पहले न इनकी कोई भाषा होती थी और न इनकी कोई लिपि होती थी, चित्र के माध्यम से ही समझाते थे, इनकी चित्रात्मक भाषा होती थी। ठीक है, यहाँ पर पर्यटक स्थल की बात करें अगर, तो बादल महल, राजा रोहित का महल, इंद्र महल, बौद्ध विहार, ग्रेट बाउल, गुप्त मंदिर, संग्रहालय, भोजेश्वर मंदिर, भीमबेटिका, रायसेन का दरगाह मतलब रायसेन किला, दरगाह शरीफ और आदि पर्यटक स्थल हैं। ये प्रमुख स्थल हैं इसके। ठीक है, और अगर औद्योगिक केंद्र की बात करें तो मंडीदीप, सभी को पता, बहुत ज़्यादा फेमस है ये, और सभी को पता होना चाहिए किस जिले के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, और किस लिए है ये फेमस मंडीदीप, दोनों चीज़ें पता होना चाहिए। तो मंडीदीप देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है। ठीक है, कौन सा कारखाना है? मंडीदीप देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है। और इसमें एक क्वेश्चन और बनाऊंगा मैं, जो कि मैंने इसमें लिखा नहीं और मैं बताऊंगा भी नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन शाम को ये पूछने वाला हूँ आपसे कि मंडीदीप जो है वो किसकी सहायता से स्थापित है? मंडीदीप का कारखाना, ऑप्टिकल फाइबर कारखाना जो देश का पहला है, और ये किस देश की सहायता से स्थापित है? ऑप्शन आपको मिलेंगे रूस, जापान, अमेरिका और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन मिलेंगे आपको, और इसमें आपको आंसर देना है। आप चाहो तो कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हो, दूसरे लोगों को हेल्प हो जाएगी, और नहीं तो शाम को ये क्वेश्चन बनेगा, उसमें आपको आंसर देना ही है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं अपन, तो सम्राट अशोक सागर परियोजना, इसका पूर्व का नाम की बात करें तो हलाली परियोजना हुआ करता था। हलाली परियोजना का नाम बदल कर क्या रख दिया है? सम्राट अशोक सागर परियोजना। तो सम्राट अशोक सागर परियोजना का पूर्व नाम हलाली परियोजना था। ये परियोजना रायसेन और विदिशा जिले की संयुक्त परियोजना, यानी कि हलाली परियोजना का नाम बदल के क्या हो गया है? सम्राट अशोक सागर परियोजना हो गया है। और ये कितने जिलों में है? 2 जिले में है, रायसेन और विदिशा जिले में ये है। ठीक है, दोनों जिले में चलता है। रायसेन जिले में सिंचाई परियोजना कार्यरत है, कितनी है? 3 है। कौन कौन सी है? बारना परियोजना, सम्राट अशोक सागर परियोजना जिसका नाम हलाली हो गया, और नर्मदा घाटी परियोजना। यानी रायसेन जिले में 3 परियोजना कार्य करती हैं, 3 परियोजना पे काम होता है। अब देखना योजना और परियोजना में क्या अंतर होता है, एक चीज़ और क्लियर करता हूँ। ठीक है, एक सुना होगा आपने योजना की, योजना क्या होता है। ठीक है, और एक सुना है परियोजना। योजना का मतलब होता है जो किसी एक निश्चित कार्य के लिए है, जैसे कि भाई मेरे को यहाँ से होशंगाबाद जाना है। ठीक है, ये मेरी योजना है, एक काम के लिए निकला हूँ, मेरे को एक ही काम करना है, मेरे को होशंगाबाद जाना है और होशंगाबाद से वापस आना है। ठीक है, और परियोजना का मतलब क्या होता है? भाई मेरे को होशंगाबाद जाना है मगर मेरे को इटारसी होते हुए जाना है। ठीक है, मेरे को इटारसी में भी काम है, मतलब जाना तो होशंगाबाद है मगर मेरे को इटारसी भी जाना, 2 काम है या फिर 2 से अधिक काम है, तो उसको क्या बोलेंगे? परियोजना। यानी किसी एक उद्देश्य के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको योजना बोलेंगे, और अगर बहुत सारे उद्देश्य हैं अपने तो उसको परियोजना बोलेंगे। बहुउद्देशीय परियोजना नाम सुना होगा। ठीक है, तो परियोजना इन्हें बहुत से उद्देश्य हैं इसके, और योजना मतलब एक ही उद्देश्य है इसका। ठीक है, तो ये होता है अंतर योजना और परियोजना में। तो कितनी परियोजना? 3 है, बारना, सम्राट और अशोक सागर। मंडीदीप रायसेन जिले का औद्योगिक नगर है, बता ही चुके हैं, और रायसेन के सांची में बौद्ध यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। ठीक है, क्योंकि पता है रायसेन जिले में सांची स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप है, और यहीं पर अब क्या बनाया गया है? बौद्ध यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना रायसेन जिला। यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने बताया भी कैसे बनते हैं। ठीक है, शाम को इसका क्यूज होगा, फिर देखते हैं कौन कितने मार्क्स लेकर के आते हैं। कल जो हमारे टॉपर थे वो कौन थे? दीपक कुमार, IAS दीपक कुमार। ठीक है, इनके फुल मार्क्स हुए थे जितने
टेक्स्ट में क्वेश्चन थे, फुल ऑन फुल मार्क लेके आए थे। दूसरे नंबर पे थे जादूगर, जादूगर का जादू कम हो गया है, थोड़ा नीचे आ गए हैं वो, ठीक है दोस्तों। और तीसरे नंबर पे क्या थे, मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, उनका नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा मैं, अभी मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, देख नहीं पाया था मैं क्योंकि। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए जिले के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय आरक्षक। हेलो दोस्तों, मैं नितिन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। ठीक है दोस्तों, अपने मध्य प्रदेश जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी और मध्य प्रदेश जिला दर्शन में कल का अपना जो टॉपिक था वो रायसेन जिला था। और रायसेन जिला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, मैंने बताया भी, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। रात को अपने क्यूज भी ली थी और बाकी भाई तगड़ी क्यूज थी रात को, और तगड़ा कंपटीशन भी था जिसमें क्षमा सेन जो हैं पहले नंबर पे थी। हमारे टॉप 3 का नाम मैं बता दूं, पहले नंबर पे जो थी वो कौन थी, क्षमा सेन, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो थी वो शायद कंचन 51 नाम उनका आईडी, नाम तो पता नहीं मुझे, उनकी जो आईडी थी वो कंचन 51। और थर्ड नंबर पे जो थे वो थे रामू गुजर, ठीक है। टॉप 3 में थे जिनके 25 में से 25, जी हाँ 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स थे, ठीक है। बाकी जो टॉप 10 में थे, यानी कि बाकी जो 7 लोग थे उनके 24 मार्क्स थे, यानी कि एक क्वेश्चन गलत और टॉप 10 की लिस्ट से बाहर, ठीक है। तो देख लीजिए कितना अच्छा कंपटीशन चल रहा है ग्रुप में, अभी बहुत अच्छा कंपटीशन है, सभी लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और विश्वास दिलाता हूँ अगर ऐसे ही मेहनत करते चलें तो एक दिन पूरा मध्य प्रदेश अपनी मुट्ठी में होगा। पूरा मध्य प्रदेश क्या, मैं तो बोल रहा हूँ पूरा जीके अपनी मुट्ठी में होगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में अपने को ऐसी मेहनत करना है। जब फुल ऑन फुल मार्क्स आ जाएंगे तब अपन सोचेंगे कि नहीं यार अपनी मेहनत हो रही है, ठीक है। बाकी अगर अपने 25 में से अगर 23, 22 या 20 मार्क्स भी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इसमें से 2 या 3 तो तुक्के होते हैं, बच्चे क्या 17 नंबर, तो ये मेहनत नहीं होती, ठीक है। फुल ऑन फुल मार्क्स होते हैं या 24 मार्क्स होते हैं तो उसको अपन बोलेंगे मेहनत हो रही है, ठीक है। चलिए, तो वैसे आज थोड़ा समय बिजी था, आज वीडियो और क्यूज नहीं लेने वाला था, फिर भी सोचा कि नहीं यार थोड़ा समय निकाल लिया जाए और एक छोटा जिला उठा लिया जाए, ठीक है। इसलिए आज मैं एक छोटा जिला ले रहा हूँ, जिला है अपना श्योपुर। आज की क्यूज जो होगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आज की क्यूज जो होगी 20 नंबर की होगी, ठीक है। आज की क्यूज कितने नंबर की होगी, 20 नंबर की, यानी क्वेश्चन जो रहेंगे 20 रहेंगे। डेली जो क्विज रहती है उसमें 25 क्वेश्चन रहते हैं, आज की क्यूज है 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और क्यूज जो है छोटी रहेगी और जिला भी छोटा है, क्योंकि समय थोड़ा सा आज कार्यक्रम है घर पे, इसलिए समय थोड़ा सा कम है, इसलिए ठीक है, समझने की कोशिश करो आप। चलिए तो शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले श्योपुर जिला का मैप अपने को दिख रहा है। इसकी जो तहसीलें हैं बता देता हूँ, विजयपुर, बीरपुर, श्योपुर कला, ठीक है। श्योपुर जिले की जो तहसील है वो श्योपुर कला है, श्योपुर कला लिखा नहीं है, ठीक है। बड़ौदा और कराहल, ये जो है 5 इसकी तहसीलें, ठीक है। अगर इसकी सामान्य जानकारी की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि जिला मुख्यालय जो है, तो अपने को पता है जिला मुख्यालय जिला ही लगता है, यानी कि श्योपुर ही लगेगा। संभाग की बात करें कि संभाग के अंतर्गत आता है तो ये आता है चंबल संभाग, ठीक है। चंबल संभाग के अंतर्गत आता है और इसका क्षेत्रफल है 6606 किलोमीटर या फिर 2500 वर्ग मील, ठीक है। जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या है 6,87,952 जनसंख्या है इसकी टोटल, काफ़ी ठीक है, ठीक है। और अनुपात बढ़िया है यहाँ का, यानी कि अनुकूल बोल सकते हैं इसको अपन, क्योंकि यहाँ का जो अनुपात है, लिंग अनुपात, वो है 1000 पुरुष पर 902 महिलाएं, ठीक है। और साक्षरता दर कम है हालांकि बहुत, 57.4% है, ठीक है। तो साक्षरता दर है 57.4%। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अपने को जनसंख्या क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं, सिर्फ नॉलेज के लिए अपने को याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं ना, मैं क्यूज में बनाता हूँ, ठीक है। हाँ, लिंग अनुपात, साक्षरता दर और संभाग अपने को पता होना चाहिए, मोस्ट है ये, एग्जाम में भी आते हैं और मैं क्यूज में भी डालता हूँ 3 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अगर अपन पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो ये है 69.3%, और स्त्री साक्षरता दर की बात करेंगे तो ये है 44.2%, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर लगभग 69% बोल सकते हैं और महिला साक्षरता दर जो है अपन लगभग 44% बोल सकते हैं।
अगर नगरीय साक्षरता दर की बात करें कि नगर की जनसंख्या की साक्षरता दर कितनी है, तो वह है 15.6%। और ग्रामीण जनसंख्या क्षेत्र की बात करेंगे तो ग्रामीण जनसंख्या क्षेत्र जो है वो साक्षरता दर है वो 84.4%, यानी लगभग 85% या 84% बोल सकते हैं अपन, ठीक है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र है अपना मध्य प्रदेश अधिकतर, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या जो है वो कौन सी ज़्यादा रहेगी, साक्षरता दर भी और जनसंख्या भी ग्रामीण की ही ज़्यादा रहेगी, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बहुत अच्छा है कि 1 किलोमीटर में मात्र 100 लोग निवास करते हैं, ठीक है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 घर 1 किलोमीटर में, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व जो है वो 100 किलोमीटर है, 100 व्यक्ति पर 1 किलोमीटर में। और कुल जनसंख्या से अनुसूचित जाति का प्रतिशत देखेंगे तो वह है 15.8%। 15.8% जो है वो अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो अनुसूचित जनजाति है 23.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार कृषि जोत का आकार प्रत्येक व्यक्ति का कितने हेक्टेयर की भूमि हो सकती है, कृषि जोत जो है उपजाऊ भूमि वह है 1.2 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति, ठीक है। तहसीलें की अगर बात करें तहसील 5 है, मैंने बताया है, श्योपुर कला, विजयपुर, करहल, बड़ौदा, बीरपुर। ये बड़ौदा जो है वो राजस्थान गुजरात वाला नहीं है, ये अपना श्योपुर वाला है। एक बड़ौदा कहाँ है, गुजरात में भी है, ठीक है। बीरपुर एक राजस्थान में भी है और अपने श्योपुर में भी, ठीक है। ऐसा नहीं उधर पहुंच गए अपन, यही है अभी। विकासखंड की बात करेंगे तो 3 विकासखंड है, श्योपुर, विजयपुर और करहल। कौन सा विकासखंड नहीं है, तो बड़ौदा और बीरपुर जो है वो विकासखंड नहीं है, ठीक है। चलिए अगर सामान्य परिचय देखते हैं इसका, तो सामान्य परिचय है कि श्योपुर जिला मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। पहले ही पॉइंट है अपना कि श्योपुर जिला मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो कौन से भाग में स्थित है, पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। श्योपुर चंबल संभाग का एक जिला है एवं चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। श्योपुर जो है किस संभाग के अंतर्गत आता है, चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। 1998 में इसे मुरैना जिले से विभाजित कर बनाया गया था। आपको बता दिया था मैं पहले कि 1998 यानी 1998 में सिंहदेव समिति की अध्यक्षता में 16 नए जिले का गठन किया गया था। और हरदा पर ने जब पढ़ा था तब भी बताया था कि जो 16 जिले थे उसमें से एक हरदा जिला भी था जो 1998 में गठित हुआ था। और एक जिला उसमें से ये आ गया है, कौन सा, श्योपुर। ये भी कब बना, 1998 में ही बना है सिंहदेव समिति में, ठीक है। अगर श्योपुर के पूर्व में मध्य प्रदेश के शिवपुरी, पश्चिम में राजस्थान के कोटा, उत्तर में मुरैना, ग्वालियर व दक्षिण में राजस्थान के कोटा जिले से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर तुम इसका मैप बना रहे हो, मैप अपन ने देखा है, तो अपन उसमें दर्शा सकते हैं कि भाई पूर्व में जो है शिवपुरी है, पश्चिम में राजस्थान का कोटा है, उत्तर में मुरैना है, ग्वालियर और दक्षिण में राजस्थान का कोटा जिले से जुड़ा हुआ है, ठीक है। श्योपुर की करहल तहसील में प्रदेश की सहरिया जनजाति निवास करती है, ठीक है दोस्तों। देखो वैसे अगर क्वेश्चन बनता है कि सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है और ऑप्शन में अगर ग्वालियर है तो अपने को ग्वालियर ही लगाना है, ठीक है। एक बार फिर से कि अगर क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है और ऑप्शन में ग्वालियर है तो अपने को ग्वालियर लगाना है। और अगर श्योपुर है, ग्वालियर ऑप्शन में नहीं है तो श्योपुर लगाना है, और नहीं तो फिर करहल तो है ही, ठीक है। चलिए 6 तहसील हो चुकी हैं, फिर से हो गया ये श्योपुर, बड़ौदा, विजयपुर, बीरपुर और करहल, ठीक है। चलिए आगे। श्योपुर जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2 विधानसभा क्षेत्र मतलब जहां से विधायक चुने जाते हैं। तो विधायक जहां चुने जाते हैं वो कितने क्षेत्र हैं, 2 हैं। एक विजयपुर से चुना जाता है और दूसरा श्योपुर से चुना जाता है। 2 विधायक हैं। और लोकसभा क्षेत्र जो यानी जहां सांसद चुने जाते हैं वो कौन सा लगता है, मुरैना। यानी श्योपुर का जो है वो लोकसभा क्षेत्र कौन सा हो गया है, मुरैना, ठीक है। ये पता होना चाहिए क्योंकि बहुत से जिलों का लोकसभा क्षेत्र जो है दूसरे जिले में लगता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि कल मैंने एक राशन जिला पूछा था आपसे, ठीक है। तो उसका जो लोकसभा क्षेत्र कहाँ लग रहा था, होशंगाबाद। बहुत से लोगों ने गलत कर दिया था ये, ठीक है। तो इसलिए पता होना चाहिए। उनने का बहुत तेजी में आते हैं, रायसेन लगाते हैं और या भोपाल लगाते हैं और चल देते हैं, गलत हो जाता है, ठीक है।
चलिए शासकीय कॉलेज की बात करें तो शासकीय कॉलेज में जो है शासकीय पीजी कॉलेज है, शासकीय कॉलेज बीरपुर है, शासकीय कॉलेज लॉ कॉलेज जो है वो है राजीव गांधी मेमोरियल कॉलेज बड़ौदा। ठीक है, ये प्रमुख कॉलेज है मगर कोई काम के नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते कभी एग्जाम में। ठीक है, खास कॉलेज नहीं है, कोई खास कॉलेज हो तो वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, मैं बता दूंगा। ठीक है, नहीं है अपने को आवश्यकता इसको पढ़ने की। चलिए प्रमुख दर्शनीय स्थल और प्रमुख केंद्र की बात करेंगे, औद्योगिक केंद्र, तो पालनपुर कूनो की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ का मुख्य पर्यटन स्थल है। ठीक है, यहाँ पर एशियाई सिंहों का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, देखिए एक अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में था कुछ समय पहले कि एशियाई शेरों को गुजरात से लाया जा रहा है। ठीक है, गिर अभ्यारण्य में। ठीक है, एशियाई को गिर गुजरात से लाया जा रहा है और उनको मध्य प्रदेश में रखा जाएगा। तो मध्य प्रदेश में कहाँ रखा जाएगा, वो रखा जाएगा कूनो पालनपुर में। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, एक बहुत ज़्यादा टॉपिक चल रहा था, बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन ही बने थे यहाँ से, जिधर देखो यहाँ क्वेश्चन बनता था कि गिर गुजरात से एशियाई शेरों को ला कर कहाँ रखा जा रहा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो कहाँ रखा जा रहा था, कूनो पालनपुर में। ठीक है, तो कूनो पालनपुर कहाँ है, ये श्योपुर में है। ठीक है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ एशियाई सिंहों का संरक्षण किया जा रहा है। ककेता जलाशय भी मुख्य रूप से इसी जिले में, यानी कि ककेता जलाशय जो है वो भी कहाँ पर है, वो भी श्योपुर में ही है। यह जिला लकड़ी के फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सागौन के दरवाजे, खिड़की आदि ही खूबसूरत ढंग से बनाए जाते हैं। यानी श्योपुर जिले में फर्नीचर का काम बहुत अच्छे तरीके से होता है और यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में सागौन के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, सागौन लकड़ी पाई जाती है। जिले में मुख्य रूप से चंबल, सीप और कूनो नदियाँ बहती हैं। यानी कि जिले की, श्योपुर जिले की अगर प्रमुख नदियों की बात की जाए तो कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ रहेंगी, एक चंबल रहेंगी, सीप रहेंगी और कूनो नदी रहेंगी। ठीक है, इसकी सीमा राजस्थान राज्य से लगती है। ठीक है, इस जिले की कुछ क्षेत्र में ब्रजभाषा बोली जाती है, मतलब इसकी जो भाषा है और बोली है वो कौन सी होती है, ब्रजभाषा। ठीक है, और अगर इसके प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात करें, पर्यटक स्थल की बात करें, घूमने लायक कौन कौन से स्थल है, तो श्योपुर का किला है, रानी महल, दरबार महल, सहरिया संग्रहालय, राम जानकी मंदिर, दूबकुंड, रामेश्वर संगम, विजयपुर दुर्ग यानी किला है वहाँ का, देवरी हनुमान मंदिर, द्रुपकुंड, दरगाह निमोड़ा शरीफ, जिन की मस्जिद, यह जिन रहता, ठीक, भूत डरना मत, क्षेत्रपाल जैनी का मंदिर, काजी की बावड़ी और बीवी जी की बावड़ी, ये प्रमुख दर्शनीय स्थल है। ठीक है, छोटा जिला था ये श्योपुर अपना, इसलिए मैंने बहुत कम समय में ख़त्म कर दिया इसको। यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास बातें नहीं थी, कुछ खास बातें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं या बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शाम को मिलेंगे अपन क्यूज के साथ। क्यूज में जो रहेंगे वो कितने क्वेश्चन रहेंगे, आज 20 क्वेश्चन रहेंगे। आज 20 क्वेश्चन की ही कुछ लूँगा मैं शाम को ग्रुप में। ठीक है दोस्तों, कल के जो टॉपर थे उनको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करता हूँ कि वो अपने स्थान पर बने रहेंगे और जो जिनके 24 मार्क्स आए थे, टॉप 7 जो थे, ठीक है, उनसे उम्मीद करता हूं कि वो आज अपने मार्क्स बढ़ाएं और 25 लेकर के ठीक है, अपना स्थान बना पहले नंबर पे। कल फिर मिलेंगे एक नए जिले के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय आरक्षक। हेलो दोस्तों, मैं नितिन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की अपनी सीरीज चल रही थी और लगभग अपने 7 से 8 जिले हो चुके थे। आज अपन पढ़ने वाले हैं देवास जिला। ठीक है, और कल जो अपना जिला हुआ था वो हुआ था श्योपुर जिला, और श्योपुर जिले की क्यूज रात को 9 बजे ग्रुप में ली थी अपन ने। और भाई क्या ही बोलूँ मैं क्यूज के बारे में, तो कि अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कंपटीशन कोचिंग क्लासेस में चलता था अपनी, तो कोचिंग क्लासेस तो अभी कोरोना के कारण बंद है, मगर अब वही कंपटीशन अपने ग्रुप में देखने को मिल रहा है। बच्चे अच्छा खासा कंपटीशन कर रहे हैं, हर विद्यार्थी फुल ऑन फुल मार्क्स लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मगर कहते हैं ना कि समय और दिमाग जो सही समय पे यूज़ कर ले वो सिकंदर। इसी समय रात को जब क्यूज हुई थी तो उसमें श्योपुर जिले क्यूज में टॉप 7 बंदे थे, 7 बंदे थे शुरू के, सेम मार्क्स भाई, फुल ऑन फुल मार्क्स थे उनके। ठीक है, फुल ऑन फुल मार्क्स टॉप 7 के, और टॉप 10 में तो भाई ख़त्म ही कर दिया था उन्होंने। ठीक है, टॉप 1 में जो थे वो सपना गोस्वामी थी 1 नंबर पे,
ठीक है। दूसरे नंबर पे जो थे वो सुनील किरार, और तीसरे नंबर पे थे जादूगर, ठीक है। सपना पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सुनील किरार और तीसरे नंबर पे जादूगर थे, ठीक है। ये टॉप 3 थे। इनकी जो टाइमिंग थी, फुल ऑन फुल मार्क्स तो है, मगर इनकी टाइमिंग जो थी वो 1 मिनट और लगभग 37 सेकेंड टॉप 3 में इतने थे। और टॉप 4 में जो थी हमारी क्या नाम थे, निमकी मुखिया, जो कि एक्टिव रहती है हमारे वीडियो पे, कमेंट वगैरह करती हैं। जो निमकी मुखिया है वो टॉप 4 में आई थी। हालांकि इनके भी फुल ऑन फुल मार्क्स थे, मगर इनकी जो टाइमिंग थी वो 1 मिनट 56 या 55 सेकेंड थे। 1 मिनट 55 सेकेंड में इन्होंने सभी क्वेश्चन का आंसर दिए थे, ठीक है। तो टाइमिंग के कारण ये टॉप 3 से बाहर हो गए थे। हालांकि मार्क्स फुल ऑन फुल 7 लोगों के थे, बस ये है कि टाइमिंग उनकी ज़्यादा थी इसलिए वो नीचे आ गए, और जिनकी टाइमिंग थी वो ऊपर चले गए। तो कोशिश करते रहिए आप कि मार्क्स तो ला रहे हैं मगर टाइमिंग भी सही रहे। ये बात मैं अलग समझता हूँ कि नेट प्रॉब्लम होती है, किसी के पास क्वेश्चन धीरे पहुँचते हैं, लेट पहुँचते हैं, किसी का क्वेश्चन जल्दी पहुँच जाते हैं, ठीक है, क्योंकि नेट प्रॉब्लम के कारण क्वेश्चन जल्दी और लेट होते रहते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम भी थोड़ा कवर करना, अपने क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और मुझे अब उम्मीद हो रही है कि नहीं यार, अगर ऐसा ही कंपटीशन चलता रहा और ऐसा ही अगर ग्रुप में माहौल बनता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि टॉप 20 में फुल ऑन फुल मार्क्स आएंगे, और एक समय ऐसा भी आएगा जब मध्य प्रदेश का पूरा सामान्य ज्ञान अपनी मुट्ठी में होगा। क्योंकि जब इतनी मेहनत से, इतनी लगन से आप पढ़ रहे हो तो फिर मध्य प्रदेश का ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो अपने से बाहर चले जाए, जो अपने से नहीं बने, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक बार फिर मिलेंगे अपन क्यूज के साथ रात को 9 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का जिला। आज का जिला जो है अपना देवास जिला है। तो देवास जिला जो है वो उज्जैन संभाग में आता है, और इसकी जो खास खास तहसीलें हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। कौन कौन सी तहसीलें हैं? टोंक, ठीक है, सोनकच्छ, देवास, हाटपिपल्या, कन्नौद, खातेगांव, सतवास और बागली, ठीक है। इसमें एक उदयनगर भी है, मगर उदयनगर इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। अभी जो तहसीलें हैं वो इतनी दिख रही हैं, ठीक है। तो अभी टोनखुद्र, सोनकच्छ, देवास, हाटपिपल्या, कन्नौद, खातेगांव, सतवास और बागली ये दिख रहा है, ठीक है। देवास जिला जो है वो हरदा जिले से ही लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखना, अभी जो खातेगांव है, ठीक है, सतवास है, ये हाटपिपल्या है, ये सब हरदा जैसी क्रॉस करते हैं अपन। तो हरदा क्रॉस करने का, हंडिया क्रॉस करते हैं, हंडिया क्रॉस करने का देवास जिला लग जाता है, ठीक है। तो हरदा का भाई बोल सकते हैं अपन देवास को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। अगर जिला मुख्यालय की बात करूं मैं, तो जिला मुख्यालय जो है वो देवास से लगता है। किसी भी जिले का जिला मुख्यालय क्या लगेगा? खुद लगता है, देवास से लगता है। संभाग की बात करें तो संभाग उज्जैन लगेगा। देवास जो है उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, और इसका क्षेत्रफल जो है वो 7020 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 7020 वर्ग किलोमीटर है। कोई मतलब नहीं, एग्जाम में नहीं आता है, ना मैं पूछता हूँ, मगर फिर भी अपने को नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। जनसंख्या भी कोई काम की नहीं, मगर पता होना चाहिए। देवास जिले की जनसंख्या लगभग 15 लाख है, या 15,63,715, ठीक है, ये जनसंख्या। लिंग अनुपात मोस्ट है, लिंग अनुपात पता होना चाहिए, 942 है। लिंग अनुपात का मतलब अपने को पता ही है, कितने पुरुष पर कितनी महिलाएं, 1000 पुरुष पर 942 महिलाएं। तो ये लिंग अनुपात है। लिंग अनुपात कितना हो गया? 942 हो गया, ठीक है। बाल लिंगानुपात की बात करें तो बाल लिंगानुपात जो है वो 918 है। बाल लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि 0 से 6 साल को 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनका लिंगानुपात देखा जाता है, ठीक है। यानी कि 6 साल तक के बालिका प्रति 1000 बालक पे, 1000 बालक पे कितनी बालिकाएं हैं? तो ये जो है वो 918 है। और लिंग अनुपात जो है वो वयस्क का वो 942 है, ठीक है। चलिए साक्षरता प्रतिशत की बात करें तो साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार बात करें तो 69.35% है, 69.35% है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 80% है, और महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो ये 57% है, ठीक है। जिसमें से पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता याद करने की आवश्यकता नहीं है अपने को, मगर कुल साक्षरता दर पता होना चाहिए 70% लगभग, या फिर 69.35% है ये, ठीक है। चलिए अगर नगरीय साक्षरता दर की बात करेंगे तो नगरीय साक्षरता दर जो है वो 28.9% है, यानी कि 28.9%। और ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें अगर तो वो है 71.1%, ठीक है, क्योंकि ग्रामीण इलाका ही लगता है ये, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं अपन कुल जनसंख्या से अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वैसे देवास जिले में बराबर ही हैं, कोई ज़्यादा परसेंटेज का अंतर नहीं है, 1% का अंतर है, क्योंकि अनुसूचित जाति जो है वो लगभग 18% है और अनुसूचित जनजाति जो है वो लगभग 17% है। ठीक है, तो ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, दोनों पता है आपने कन्फर्म है कि भाई 17-18 है। ठीक है, और कृषि जोत का आकार देखें तो 2.0 हेक्टेयर। ठीक है, देवास 2.0 बोल सकते हैं अपन इसको। कृषि जोत का आकार जो है 2 हेक्टेयर है और लोकसभा क्षेत्र जो लगता है वो देवास ही लगता है। ठीक है, देवास का लोकसभा क्षेत्र देवास ही लगेगा। और इसका विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो विधानसभा क्षेत्र में देवास, सोनकच्छ, बागली, खातेगांव और हाटपिपल्या, मतलब 5 जो है वो विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, तो विधानसभा क्षेत्र की संख्या हो जाएगी 5 और लोकसभा क्षेत्र की संख्या हो जाएगी 1। लोकसभा क्षेत्र देवास और विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे? देवास, सोनकच्छ, बागली, खातेगांव और हाटपिपल्या। ठीक है, अगर तहसीलें की बात करें, तहसील में बता चुका हूं पहले ही, देवास, सोनकच्छ, बागली, कन्नौद, टोंक खुर्द, खातेगांव, हाटपिपल्या, सतवास, उदयनगर। ठीक है, अगर टोटल अपन बात करें तहसील की तो हो जाएगी कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी टोटल अपने पास कितनी तहसील है? 9 तहसील। ठीक है, चलिए अगर इसका सामान्य परिचय देखें देवास का, तो सामान्य परिचय है कि भाई देवास जिला उज्जैन संभाग यानी उज्जैन राजस्व संभाग में मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भाग में मालवा के पठार पर स्थित है। यानी देवास जिला जो है किस पठार पर स्थित है? तो मालवा के पठार पर स्थित है, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार जो है वो कौन सा है? मालवा का पठार, जिसमें लगभग 21 से 22 जिले आते हैं। 52-53 जिले में से लगभग 22 जिले जो हैं वो कौन से पठार में आते हैं? मालवा के पठार में आते हैं। सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार। ठीक है, इसकी अक्षांशीय और देशांतीय रेखाएं कोई आवश्यक काम की नहीं है, सिर्फ पढ़ लेते हैं अपन कि इसकी उत्तरी अक्षांश जो है वो 200 अक्षांश से 230 अक्षांश तक और इसका देशांतर जो है 750 से 770 देशांतर तक है। कोई काम की नहीं, मैं इसको काट दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस जिले में सीमाएं उत्तर में उज्जैन जिले से, पश्चिम में इंदौर, दक्षिण पश्चिम में निमाड़ और दक्षिण में पूर्वी निमाड़ और दक्षिण पूर्व में होशंगाबाद, पूर्व में सीहोर जिले से, पूर्व में शाजापुर से घिरी हुई है। ठीक है, इसकी चतुर्सीमा कोई आवश्यक काम की नहीं है। ठीक है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि देवास किस किस जिले से लगता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पता है व्यापम का कोई भरोसा नहीं। ठीक है, एक किस्सा है 2018 का एसआई का। ठीक है, 2017 का है, 2017 में जो एसआई आई थी उसका किस्सा ये। 2017 के एसआई के क्वेश्चन एक ये बन गया था कि भाई जो अपना रायसेन जिला है उसकी चतुर्सीमा क्या है, मतलब वो कितने जिलों के साथ लगती है उसकी सीमा। समझ रहे हो बात को? तो कोई भरोसा नहीं व्यापम का कहाँ से क्वेश्चन बन जाए, इसलिए अपने को पता होना चाहिए देवास की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है। ठीक है, ये कौन कौन से हैं। चलिए आगे बात करें तो कर्क रेखा देवास जिले के खातेगांव शहर के दक्षिण में स्थित नेवावर ग्राम के पास से गुजरती है। ठीक है, आए समझ में कि कौन से गांव से? नेवावर ग्राम। और नेवावर ग्राम का अपन ने जिक्र किया था हरदा जिले में। ठीक है, हरदा जिले में हंडिया और नेवावर, रिद्धनाथ घाट, सिद्धनाथ घाट का अपन ने जिक्र किया था। ठीक है, तो कर्क रेखा जो देवास जिले के खातेगांव शहर के दक्षिण में स्थित नेवावर ग्राम से गुजरती है। ठीक है, आता जो है देखिए इसमें भी कंफ्यूज मत होना कि नेवावर अपन हरदा जिले में पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था हंडिया और नेवावर, ये 2 चीजें पढ़ी थी अपन ने। ठीक है, ये 2 चीजें पढ़ी थी। तो हंडिया जो आता है वो आता है हरदा जिले में और नेवावर जो आता है वो आता है देवास जिले में। ठीक है, हालांकि दोनों के बीच में 100 मीटर का अंतर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर या 500 मीटर बोल सकते हैं। 100 मीटर का अंतर होगा दोनों के बीच में, 100 मीटर की दूरी होगी दोनों के। मगर हंडिया जो है हरदा जिले में आता है, नेवावर जो है वो देवास जिले में आता है। यानी कि बात करें अगर अपन कैसे, तो ये है अपनी नर्मदा नदी। ठीक है, ये है नर्मदा नदी और इस साइड जो बसा है वो नेवावर बसा है और इस साइड जो बसा है वो हंडिया बसा। ठीक है, तो ये आता है हरदा जिले में और ये आता है देवास जिले में। यानी हंडिया जो नर्मदा नदी है वो दोनों जिले की सीमा रेखा है। ठीक है, ये क्लियर है कि नर्मदा नदी जो है वो दोनों जिलों की सीमा रेखा है। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है वो नेवावर ग्राम से पास से गुजरती है। देवी के स्थान होने के कारण शहर का नाम देवास पड़ा। ठीक है, देवास नाम क्यों पड़ा, किसके कारण पड़ा? तो यहाँ पर देवी का स्थान था इसलिए इसका नाम देवास पड़ा। यहाँ पर चामुंडा देवी का मंदिर है, यहाँ पर 2 देवी हैं ऐसा मान्यता है, एक बड़ी देवी और छोटी देवी। छोटी माता बड़ी माता के नाम से प्रसिद्ध है, छोटी माता बड़ी माता चामुंडा देवी हैं। ठीक है, तो अभी आपने डिटेल मिलेगी आगे इसकी। और
चलिए, देवास उज्जैन संभाग में आता है, इसमें 9 तहसीलें बता चुका हूँ। 8वीं और 19वीं 18वीं और 19वीं देवास पर होलकर राजवंश और पवार राजवंश का शासन था। यानी 18वीं सदी और 19वीं सदी की बात करें तो 18वीं सदी और 19वीं सदी में यहाँ पर किसका राजवंश हुआ करता था? होलकर का। ठीक है, क्योंकि इंदौर में जो होलकर थे और इंदौर के समीप ही लगता है देवास भी, ठीक है, सीमा लगती है इसकी, इसलिए देवास पर भी होलकर वंश का थोड़ा सा शासन चला है। देवास जिले को कलाओं का घर भी कहा जाता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत कला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है देवास जिला, इसलिए इसको कला का घर भी कहते हैं। ठीक है, पर्यटन स्थल की अगर बात करूं मैं तो पर्यटन स्थल है यहाँ पर की वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा यहाँ पर? क्योनी वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा, जो सीहोर और देवास क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योनी वन्य जीव अभ्यारण्य जो सीहोर और देवास क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अगर दूसरे पर्यटन स्थल की बात करूँ तो बताया मैंने चामुंडा माता का मंदिर, तो पहाड़ी पर स्थित माँ चामुंडा छोटी माता और तुलजा भवानी बड़ी माता का मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छी पर्यटन स्थल है, और मैं तो गया ही हूँ। मैंने बताया पहले कि मध्य प्रदेश तो छोड़ो, भारत में ऐसी बहुत कम जगहें होंगी जहां मैं नहीं गया हूं, क्योंकि इंडिया टूर किया है मैंने और बहुत घूमा हूं मैं। मुझे सिर्फ घूमने का शौक़ है, तो क्या ही बताऊं मैं कि सभी जगह घूमा हूं लगभग, और बहुत आनंद आता है। ठीक है, तो चामुंडा माता मंदिर भी गए थे हम लोग देवास, और बहुत अच्छी जगह है, बहुत दर्शनीय स्थल है। कभी मध्य प्रदेश में घूमना हो अगर तो चामुंडा माता मंदिर जरूर आना। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी माता है और बड़ी माता है, ऐसा हालांकि मैं भूल रहा हूँ कि जमीन के अंदर कौन सी है। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी प्रसिद्ध है, कभी ग्रुप में सुनाऊंगा मैं। तो एक माता है जो जमीन के अंदर है आदि। ठीक है, चलिए मैं भी भूल रहा हूँ कौन सी है वो। चलिए, तो इस स्थान को टेकरी कहा जाता है। ठीक है, अगर देवास जिले में या फिर कहीं भी आप पूछोगे टेकरी कहाँ है, तो हर व्यक्ति बता देगा टेकरी कहाँ है, क्योंकि इसको टेकरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देवास में ही संगीत सम्राट कुमार गंधर्व की साधना स्थल है। जी हाँ, संगीत सम्राट जो है गंधर्व, कुमार गंधर्व को सभी पहचानते होंगे, तो कुमार गंधर्व की साधना स्थली जो है वो कहाँ है? देवास में ही है। ठीक है, बागली नामक स्थान से काली सिंध नदी का उद्गम स्थान है। जी हाँ दोस्तों, देवास का जो बागली गांव है, तो बागली गांव से काली सिंध नदी का उद्गम स्थल भी है। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए कि काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है, तो देवास के बागली गांव से। अन्य पर्यटन स्थल या धार्मिक स्थल की बात करें तो केला देवी मंदिर, महादेव मंदिर, श्री मणिभद्र वीर मंदिर, क्रेस चर्च, दत्ता मंदिर, गुरुद्वारा, कस्सब मस्जिद, काली मस्जिद, शाही जाता मस्जिद, कावदिया हिल, पवार छतरी, गिड़िया खो, सियाजी गेट, सुखवरिया गेट, पठानकुआ गेट, नाहर दरवाजा, मुंडक पुष्कर और मीठा तालाब। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं बनते और ना ही यहाँ से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, मगर कभी घूमने जाओ तो इतनी जगह है घूमने के लिए, इसलिए ये बता दिया मैंने। ठीक है, कि इतनी जगह अपन घूम सकते हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उपरोक्त जो बताया है सिर्फ क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। ठीक है, ये अन्य पर्यटन स्थल मैं इसे लिख देता हूँ कि अगर आप कभी घूमने जाओ तो फिर घूम लेना, यहाँ भी घूमने के लायक हैं। और जिस दिन उज्जैन जिला पढ़ेंगे उस दिन ऐसा लग रहा है मुझे कि 8-10 पेज में तो पर्यटन स्थल लिखाए जाएंगे, मंदिरों का गढ़ है वो। ठीक है, देखते हैं। चलिए, औद्योगिक केंद्र की अगर बात करें अपन, तो औद्योगिक केंद्र में सबसे पहला औद्योगिक केंद्र नोट छापने का कारखाना, क्योंकि नोट छापने का कारखाना देवास में है और जिसकी स्थापना 1969 में स्थापित किया गया था। ठीक है, करेंसी नोट छापने का कारखाना जो है ऐसा माना जाता है कि पानी लाना यार, ऐसा माना जाता है कि 10 रुपए तक के नोट जो हैं वो देवास में ही छपते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ठीक है, देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स है, यानी चमड़ा उद्योग भी जो है वो कहाँ पर है? देवास में ही है। ठीक है, काफ़ी फेमस है लेदर कॉम्प्लेक्स, जहाँ से पर्स वगैरह बनते हैं, जैकेट वगैरह बनते हैं। ठीक है, आइसर फैक्ट्री, जी हाँ, किसान है अगर कोई व्यक्ति तो उसको पता होना चाहिए कि आइसर क्या चीज़ है, क्योंकि आइसर जो है ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर की कंपनी है, और हालांकि कार वगैरह ही बनाती है, मगर ट्रैक्टर काफ़ी फेमस है आइसर का। ठीक है, तो आइसर जो है वो फैक्ट्री भी देवास में ही है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के तहत देवास के समीप नॉलेज सिटी स्थापित की गई है। ठीक है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के तहत जो है यहाँ पर देवास में एक नॉलेज सिटी यानी कॉलेज स्थापित किया गया है, सिटी को स्थापित की गई है। और जमगोदारनी में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। ठीक है, ऐसा देखा है अभी तक सुनने में आता था कि सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ इंदौर में हाँ हैं, मगर
पवन चक्कियाँ इंदौर के बाद अगर नाम लगता है तो देवास का, देवास में भी पवन ऊर्जा बहुत सारी है, ठीक है, पवन ऊर्जा के स्रोत बहुत सारे यहाँ पर हैं, ठीक है। अगर अन्य तथ्य की बात करें तो देवास जिले की नदियाँ जो है वो नर्मदा, काली सिंध, क्षिप्रा और दत्तुनी, ठीक है, ये 4 नदियाँ जो है प्रमुख हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, काली सिंध, क्षिप्रा और दत्तुनी। और ISO प्रमाण पत्र पाने वाला पहला थाना है, मध्य प्रदेश का पहला थाना है देवास थाना, पुलिस थाना, जो कि ISO प्रमाण पत्र प्रमाणित है, ठीक है। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला थाना है देवास। और देवास में प्रतिवर्ष कुमार गंधर्व समारोह होता है, क्योंकि कुमार गंधर्व की स्थली यहीं पर है, अभी पर ने पढ़ा, ठीक है। तो कुमार गंधर्व समारोह कहाँ होता है? देवास में होता है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, इसलिए लिंक की आवश्यकता नहीं है, जब PDF शेयर करते हैं तब ये इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई डाउट हो अगर तो बिल्कुल कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। शाम को, रात को 9 बजे डेली क्यूज होती ग्रुप में, आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं पहले ही। और कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जिले के साथ। तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय आरक्षक। और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएँ, समय कम करें जिसके फुल मार्क्स आ रहे हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं नितिन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। दोस्तों, अपने मध्य प्रदेश जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी और उसमें अपने लगभग 9 जिले हो चुके थे अपने। आज अपन पढ़ेंगे 10वां जिला। और कल जो हुआ था वो कौन सा जिला हुआ था? जो भी हुआ था, ठीक है। चलिए, तो कल जो जिला हुआ था देवास जिला हुआ था अपना। और देवास जिले में क्यूज में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, ठीक है, नहीं हो पाई थी पूरी, वो कोई दिक्कत नहीं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं अशोकनगर जिला, ठीक है दोस्तों। तो अशोकनगर जिला में जो सबसे पहले मैप दिख रहा है अपने को, तो मैप में कुछ तहसीलें जो है हाईलाइट कर दी है उसमें। चंदेरी, ईसागढ़, अशोकनगर, सदोरा, मुंगावली, और इसमें नाइसर जो तहसील है वो इसमें नहीं है, ठीक है। टोटल मिला के 7 तहसीलें हैं, मगर इसमें 5 ही दिखाई गई है, वो आगे अपने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अपन मेन पॉइंट पे आते हैं। तो जिला मुख्यालय की बात करें तो जिला मुख्यालय जो है अशोकनगर लगता है इसका। और संभाग की बात करें तो संभाग जो लगता है इसका ग्वालियर संभाग लगता है इसका, ठीक है। और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है ग्वालियर संभाग का वो है अपना 4674 वर्ग किलोमीटर, या फिर अपन बोल सकते हैं 4674 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जनसंख्या 2011 के अनुसार बात करेंगे तो 8,45,071 जनसंख्या है, या फिर 8.5 लाख बोल सकते हैं इसका अपन। लिंग अनुपात पता ही अपने को, लिंग अनुपात जो होता है प्रति पुरुष पे प्रति महिला का होता है। 1000 पुरुष पे कितनी महिला है, तो लिंग अनुपात है अपना 904, ठीक है, 904 लिंग अनुपात है। महिला लिंग अनुपात की बात हो रही है। तो संभाग ग्वालियर संभाग लगता है। क्षेत्रफल 4674, जनसंख्या 845 और लिंग अनुपात 904, ठीक है। अगर इसमें साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर जो है कुल वो है 66.4%, 66.4%। पुरुष साक्षरता है वो 78.1% है, और महिला साक्षरता दर जो है वो 53.4% है, ठीक है। यानी कि पुरुष साक्षरता दर ज़्यादा है और महिला साक्षरता दर कम है, जो हर जगह होता ही है, ठीक है। नगरीय जनसंख्या 18.2% और ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 81.8% है, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका लगता है इसलिए ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, ग्रामीण साक्षरता दर ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, अगर इसकी कुल जनसंख्या से अनुसूचित जाति का प्रतिशत देखें तो इसमें 20% जो अनुसूचित जाति का है। और अनुसूचित जनजाति की अगर बात करेंगे तो जनजाति 9.7%, यानी जनजाति कम है, जाति ज़्यादा है, ठीक है। कृषि जोत का आकार बहुत कम है यहाँ पर। कृषि जोत का आकार 1.6 हेक्टेयर है। कृषि जोत का आकार कुल आकार की अगर बात करें तो 1.6 हेक्टेयर है। और इसका लोकसभा क्षेत्र जो है वो गुना लगता है, ठीक है। लोकसभा क्षेत्र इसका गुना है। और विधानसभा क्षेत्र इसके पास 3 है, अशोकनगर, चंदेरी और मुंगलोई, ठीक है। ये 3 जो है वो विधानसभा क्षेत्र हैं, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है लोकसभा क्षेत्र से, तो कि अशोकनगर का लोकसभा क्षेत्र क्या लगता है, वो लगता है गुना। और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 3 है, अशोकनगर, चंदेरी और मुंगलोई, ठीक है। अगर अपन इसकी तहसील की बात करें तो इसकी तहसीलें जो हैं वो है अशोकनगर, चंदेरी, ईसागढ़, मुंगलोई, सदोरा और नायसराय, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल 6 तहसीलें हैं इसकी, ठीक है। अशोकनगर, चंदेरी, ईसागढ़, मुंगलोई, सदोरा और नायसराय, ठीक है। ये 6 तहसीलें हैं। मैप में मैंने नायसराय नहीं लिखा था, ठीक है, बताया था।
चलिए, सामान्य परिचय की अगर बात करें अपन, तो सामान्य परिचय है इसका कि अशोकनगर एक नगर पालिका परिषद है। अशोकनगर जिले के गठन से पहले ये गुने जिले का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो अशोकनगर जिले का गठन हालांकि 2 में हुआ था और 2003 में हुआ था। 2003 में गुना से अलग करके अशोकनगर को एक जिला बनाया गया था। जब मध्य प्रदेश के अपन जानकारी पढ़ते हैं तो सारी जानकारी पता लगती है मध्य प्रदेश गठन में कि अशोकनगर जिला कब बना था। तो अशोकनगर जिले का गठन 2003 में हुआ था और ये गुना से अलग करके बनाया गया था। इसकी एक पौराणिक बात है, जैसे कि अपन ने पता है कि सम्राट अशोक जो हुआ करते थे, तो सम्राट अशोक उज्जैन के शासक हुआ करते थे। ठीक है, और विदिशा की राजकुमारी जो थी, ठीक है, हेलना जिसको बोलते थे, तो उससे इनका प्रेम संबंध भी हुआ करता। तो ये उज्जैन से विदिशा जाते रहते थे। ठीक है, और यहाँ पर उज्जैन में इन्होंने अशोक ने कई समय तक शासन भी किया। मतलब ये जो थे वो राजकुमार की तरह रहे, राजकुमार बनकर रहे यहाँ पे। ठीक है, तो उन्हीं पे एक कहानी थी ये कि उज्जैन जीतने के बाद सम्राट अशोक ने लौटते हुए यहाँ की प्रचार भूमि पर रात गुजारी थी। मतलब यहाँ की भूमि पर रात गुजारी थी, इसलिए इसका नाम अशोकनगर हुआ था। ठीक है, पहले तहसील था, 2003 में इसको अलग करके जिला बना दिया था। ठीक है, और इसका नाम अशोकनगर क्यों रखा था, तो यहाँ पर अशोक ने रात गुजारी थी, इसका नाम इसलिए अशोकनगर रखा था। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। तो अशोकनगर का गठन 2003 में गुना जिले से विभाजित करके किया गया था, बता चुका हूँ मैं। और अशोकनगर सिंध और बेतवा नदियों के बीच मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। यानी अशोकनगर जो है वो कौन सी नदियों के बीच में बसा है, सिंध और बेतवा नदियों के बीच में बसा है, जो कि मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, इस जिले का मुख्य भाग बुंदेलखंड पठार है। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि अशोकनगर किस जिले के अंतर्गत आता है, तो वो आता है कौन से हैं, बुंदेलखंड पठार के। ये एक क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है, क्योंकि अपने को पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मालवा पठार से हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला मालवा पठार के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बघेलखंड पठार के अंतर्गत नहीं आता है। तो किस पठार में कौन सा जिला है ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, और जिले दर्शन के साथ है, आसानी से इसको याद कर सकते हैं अपन। ठीक है, इसलिए अपने को पता होना चाहिए कि अशोकनगर जो है वो कौन से पठार के अंतर्गत आता है, बुंदेलखंड। कल जो अपन ने पढ़ा था देवास जिला, तो देवास जिला किस पठार के अंतर्गत आता है, मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये पठार अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर अपन आगे बात करें पर्यटन स्थल की, तो अशोकनगर से लगभग 35 किलोमीटर की दूर प्रसिद्ध करीला माता मंदिर है। करेला माता जिसको बोलते हैं, जो भगवान राम, सीता और उनके पुत्र जो है लवकुश का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है, यानी कि राम सीता के जो पुत्र थे लवकुश, उनका जन्म स्थान माना जाता है। जब उनको सीता माता को वनवास दे दिया था राम भगवान ने, ठीक है, राम भगवान को तो वनवास हुआ ही था 14 साल का, उसके बाद सीता माता को भी दिया था। ठीक है, तो तब इनका जन्म हुआ था लवकुश का। ठीक है, तो इसलिए इनका जन्म स्थान माना जाता है। तो ये कहाँ है, अशोकनगर से लगभग 35 किलोमीटर दूर करीला माता मंदिर। ठीक है, यहाँ वर्ष में 2 बार मेले का आयोजन होता है। वर्ष में कितनी बार मेले लगते हैं, 2 बार मेले लगते हैं। चंदेरी के किले में जौहर कुंड बहुत ज्यादा फेमस है, हवा महल, नौखंडा महल और खूनी दरवाजा प्रमुख स्थान है। ठीक है, चंदेरी के किले के प्रमुख स्थान है जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल और खूनी दरवाजा। चंदेरी के कोशक महल को तावरी ई फरिश्ता में जाना जाता है। मतलब इसका जो चंदेरी का कोशक महल है उसको किस नाम से जाना जाता है, तावरी ई फरिश्ता के नाम से जाना जाता है। त्रिकाल चौबीसी जैन मंदिर के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। ठीक है, हालांकि पूरे भारत में जैन मंदिर बहुत सारे हैं, मगर जो चंदेरी का त्रिकाल चौबीसी जैन मंदिर है वो पूरे भारत में जाना जाता है, एक खास पहचान रखता है। जैसे कि अपन ने देखा था कि क्या नाम है, बोल रहा हूँ मैं भी थोड़ा सा, एक देवी मंदिर है, गए थे वहाँ पर हम, अभी नाम याद आता है तो फिर बताता हूँ मैं। ठीक है, आगे या फिर अगले वीडियो में बताऊँगा। चलिए 5वां पॉइंट देखते हैं। ईसागढ़ में आनंदपुर धार्मिक स्थल है, इसकी स्थापना महाराज परमहंस दयाल जी ने 1939 में की थी। ठीक है, तो ईसागढ़ में याद रखना है, जो अशोकनगर में ही लगता है, तो आनंदपुर धार्मिक स्थल है ईसागढ़ में, इसकी स्थापना महाराज परमहंस दयाल जी ने 1939 में किए थे। ठीक है, चलिए आगे बात करें अपन, तो माँ विंध्यवासिनी मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। यह अशोकनगर जिले से दक्षिण दिशा की ओर तुमेन या तुम्बन में स्थित है। ठीक है, यानी विंध्यवासिनी मंदिर जो है वो अशोकनगर से दक्षिण में कहाँ पर स्थित है, तुम्बन में यानी तुमेन में। कदवाया गांव में प्राचीन शिव मंदिर है, गढ़ी और बीजासन माता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये कोई काम का नहीं है। ठीक है,
श्री आनंदपुर साहिब एक शानदार धार्मिक स्थल है, जिला मुख्यालय अशोकनगर से लगभग 30 किलोमीटर दूर ईसागढ़ तहसील में हिस्सा है। ये अभी वही है जहाँ पे अपन ने पढ़ा था, ठीक है। ये जो लाइन थी ईसागढ़ में आनंदपुर धार्मिक स्थल, ये वही है, ठीक है। आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाता है उसको, ठीक है। चलिए, अशोक नगर में शैव संप्रदाय का चंदेल मठ है, यानी अशोक नगर में जो है वो चंदेल मठ जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है, तो वह है शैव संप्रदाय से संबंधित है। अगर अन्य वेदपुर तत्व की बात करेंगे अपन इसमें, तो चंदेरी की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हैं, अपने को पता ही है। और ये पहली साड़ी है जो मध्य प्रदेश की पहली साड़ी है जो कि इसको पेटेंट करवाया गया है, जैसे कॉपीराइट टाइप का होता है ना, ऐसा, ठीक है। तो चंदेरी साड़ी को पेटेंट कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है, ठीक है। अशोकनगर जिले का चंदेरी शहर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध होने के साथ साथ अपने मखमल उद्योग के लिए भी जाना जाते हैं। मखमल के कंबल, क्या बात है भाई, मखमल के कंबल यहाँ चंदेरी में अशोकनगर में जो मिलते हैं वो कहीं नहीं मिलते, पूरे भारत में नहीं मिलते वो तो, ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल जो है वो अशोकनगर के मुंगावली में थी, ठीक है, मुंगावली में। चंदेरी के किले का निर्माण प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में करवाया था। चंदेरी का जो किला है उसका निर्माण जो है किसने करवाया था, कीर्तिपाल ने करवाया था। और कब करवाया था, 11वीं सदी में करवाया था, ठीक है। अशोकनगर की जलवायु उष्ण कटिबंधीय, ग्रीष्मकाल में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच जाता है और सर्दियों में ये 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यानी अधिकतम तापमान यहाँ का 47 डिग्री सेल्सियस है और कम से कम तापमान जो है यहाँ का कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये जो थी अपनी प्रमुख बातें थी अशोकनगर से संबंधित, अशोकनगर जिले संबंधित, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं या फिर बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलेंगे अपन एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें, डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय रक्षक। रात को 9 बजे अशोकनगर की क्यूज, ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं नितिन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। दोस्तों, मध्य प्रदेश जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी अपनी और मध्य प्रदेश जिला दर्शन में अपने 10 जिले हो चुके थे, ठीक है दोस्तों। और 10 जिले के अपन क्यूज भी करवा चुके थे। सैटरडे और संडे में क्यूज नहीं ले पाया था क्योंकि संडे तो ऑफ रहता और सैटरडे में कुछ कामों में ज़्यादा बिजी हो गया था, ठीक है। इसलिए ना वीडियो डाल पाया था और ना क्यूज ले पाया था। चलिए, तो आज शुरुआत करेंगे अपने होशंगाबाद जिले की और जिला नंबर 11, ठीक है। होशंगाबाद जिला वैसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रथम चीज़ें, मध्य प्रदेश की बहुत सारी प्रथम चीज़ें या बहुत सारी चीज़ें होशंगाबाद जिले ने दी हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अगर इसकी तहसीलें की बात करें पहले, तो देख रहे हैं अपन मैप में कि भाई सबसे पहले अपने को पिपरिया दिख रहा है। पिपरिया तहसील है, बनखेड़ी, सोहागपुर, बावई, होशंगाबाद, डोलरिया, सिवनी मालवा, ठीक है, और इटारसी, ठीक है। ये जो है इसकी तहसीलें हैं। और ये मैप जो है वो दिख रहा है, ऐसा माना जाता है कि अगर मैप को थोड़ा सा और सीधा इधर कर दो तो सिर टाइप का मैप दिखने लगेगा, पैर बना दो तो, ठीक है। मन से बोल रहा हूँ, मजाक में। चलिए देखते हैं इसको। जिला मुख्यालय की बात करें तो जिला मुख्यालय जो लगता है वो होशंगाबाद ही लगता है, क्योंकि किसी भी जिले का जिला मुख्यालय जो क्या लगता है, वो जिला ही लगेगा, ठीक है, होशंगाबाद। संभाग जो है नर्मदापुरम किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो नर्मदापुरम। हालांकि होशंगाबाद पहले संभाग लगता था मगर उसका नाम चेंज करके कर दिया है नर्मदापुरम संभाग, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो 6703 इसका क्षेत्रफल है। टोटल क्षेत्रफल 6703 इसका क्षेत्रफल। और जनसंख्या की बात करें अगर 2011 के अनुसार तो 12,41,350 की जनसंख्या है, ठीक है। 12.5 लाख के करीब जनसंख्या। साक्षरता बहुत अच्छी है, 75%, यानी ठीक है बाकी जिलों की अपेक्षा। जहाँ पे 60, 65, 70% मिलती थी, यहाँ 73% है, 75% है। अगर इसकी पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 83% है, 83.3%। और स्त्री साक्षरता दर 66.5% है, ठीक है। नगरीय साक्षरता दर 31.4% और ग्रामीण साक्षरता दर जो है 68.6% है, यानी 68.9%। लिंग अनुपात 914 है। प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, तो 1000 पुरुष पर 914 महिलाएं हैं, तो ये होता है इसका लिंग अनुपात 914, ठीक है। और इसका जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 185 वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं, तो 185 लोग रहते हैं। और कुल जनसंख्या से अनुसूचित जाति की बात करें तो 15.9%, लगभग 16%। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो लगभग वो भी 16% ही है, ना दोनों सेम ही है, 16%, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों, ठीक है। चलिए
सामान्य परिचय पे आते हैं अपन। सामान्य परिचय है, सबसे पहली बात तो ये होशंगाबाद की स्थापना कैसे हुई और किसने की, ठीक है। तो होशंगाबाद की स्थापना मांडू मालवा जिसको हम बोलते थे, मांडू के द्वितीय राजा सुल्तान होशंग शाह गोरी द्वारा 15वीं शताब्दी में प्रारंभ की गई थी। होशंगाबाद जिले की स्थापना जो है वो मांडू के राजा सुल्तान जो है होशंग शाह गोरी थे उनने की थी। और कब की थी? 15वीं शताब्दी में की गई थी, ठीक है। होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग में आता है। 2008 तक यह होशंगाबाद संभाग के नाम से ही जाना जाता है। मैंने बताया अभी कि पहले ये होशंगाबाद संभाग के नाम से जाना जाता था, मगर 2008 में इसका नाम बदल दिया है और नर्मदापुरम संभाग रख दिया था, ठीक है। अगर तहसील की बात करें, तहसील पहले बता चुका हूं एक बार फिर से कि 8 तहसीलें होशंगाबाद जिले में। होशंगाबाद, इटारसी, सिवनी मालवा, पिपरिया, बावई, सोहागपुर, बनखेड़ी, पचमढ़ी, ठीक है। अपनी हरदा में तो कोचिंग है ही, टिमरनी तहसील हरदा की, वहां भी कोचिंग है। सिवनी मालवा भी में भी अपनी कोचिंग है, ठीक है। ये एक ब्रांच यहाँ भी है अपनी होशंगाबाद जिले में भी, ठीक है। चलिए, तो तहसील हो गई है होशंगाबाद, इटारसी, सिवनी मालवा, पिपरिया, बावई, सोहागपुर, बनखेड़ी और पचमढ़ी, 8 तहसीलें हैं। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी जिले की उत्तरी सीमा के साथ साथ बहती है। इसके किनारे पर सतपुड़ा पर्वत स्थित है। यानी कि होशंगाबाद जो किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो सेठानी घाट है होशंगाबाद जिले का सबसे बड़ा घाट है ये, ठीक है। होशंगाबाद जिले की बात कर रहा हूँ। अगर प्रमुख केंद्र व दर्शनीय स्थल की बात करें इसमें, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन स्टेशन जो है इटारसी में है, जो कौन से जिले में आता है? होशंगाबाद जिले में आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बनते रहता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन स्टेशन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन स्टेशन है इटारसी, ठीक है। सबसे बड़ा रेलवे किचन घर जो है वो भी कहाँ पर है? इटारसी में ही है, याद रखना है, ठीक है। कि सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पे? इटारसी में है। सबसे बड़ा रेलवे किचन कहाँ है? तो वो भी इटारसी में ही। और इटारसी कहाँ? होशंगाबाद जिले में आता है, तहसील है, ठीक है। होशंगाबाद में सतपुड़ा नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व में शामिल है, ठीक है। तो होशंगाबाद में सतपुड़ा नेशनल पार्क भी है जो कि टाइगर रिजर्व में शामिल है। और साथ में यहाँ पर एक अभ्यारण्य भी है, बोरी अभ्यारण्य, अभी आगे अपने को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। एक नेशनल पार्क है, एक अभ्यारण्य, ठीक है। चलिए, भारत की सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में ही है, ठीक है। भारत की एसपीएम ऑफिस जिसको बोलते हैं, सिक्योरिटी पेपर मिल, एसपीएम, ठीक है। शॉर्टकट में बोल देते ना एसपीएम। तो एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी पेपर मिल। एसपीएम मतलब ये होता है कि जो नोट की करेंसी का कागज जो बनने का काम होता है, बनने का, ठीक है। तो कागज जो बनने का काम होता है वो उसको एसपीएम बोलते हैं, सिक्योरिटी पेपर मिल, ठीक है। ये कहाँ पर है? होशंगाबाद में ही है, ठीक है। होशंगाबाद जिला प्रसिद्ध जो है कोयला क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र के लिए वो ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। होशंगाबाद जिला जो है वो प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि देखो अभी एक नाम देखा अपन ने तहसील में, सोहागपुर, ठीक है। सोहागपुर क्षेत्र जो है वो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। और सोहागपुर में जो है सबसे अच्छा किस्म का कोयला पाया जाता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन बनते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। कौन कौन से 2 क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं मैं। पहला क्वेश्चन तो बनता है भाई कि मध्य प्रदेश में सबसे मोटी परत, ध्यान सुनना, मध्य प्रदेश में कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होता है सिंगरौली, जो सीधी के पास है, ठीक है। सीधी सिंगरौली, ठीक है। तो सबसे मोटी परत कोयले की जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? सीधी सिंगरौली में पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला जो कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कहाँ पे? सोहागपुर में, ठीक है। और ये कहाँ पर? होशंगाबाद जिले में। ये सिंगरौली जिला है, ये होशंगाबाद जिला, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों क्लियर रखना चाहिए, ठीक है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति सिंगरौली लगा के बहुत तेजी में घर और घर आके पता लगता गलत हो गया तो, ठीक है। चलिए, तो होशंगाबाद जिला कोयला क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। होशंगाबाद जिले में कौन सा? सोहागपुर, ठीक है। चलिए, होशंगाबाद में बोरी अभ्यारण्य भी है, ठीक है। मैंने बताया एक सतपुड़ा नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व है, और दूसरा जो है वो बोरी अभ्यारण्य है, ठीक है। ये इटारसी और होशंगाबाद में फैला हुआ है बोरी अभ्यारण्य, ठीक है। चलिए, तो बोरी अभ्यारण्य, अब आपके लिए ये काम है कि बोरी अभ्यारण्य में किस पशु पक्षी या फिर जानवर का संरक्षण किया जा रहा है, क्योंकि अपने को पता है ना किस लिए प्रसिद्ध है, अभ्यारण्य है तो किस न किस लिए प्रसिद्ध होगा ही है, ठीक है। तो किस लिए प्रसिद्ध है इसका आंसर कमेंट के माध्यम से मुझे देना, और इसका क्वेश्चन शाम को बनेगा, ठीक है। किस लिए प्रसिद्ध है बोरी अभ्यारण्य, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है। सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा? पचमढ़ी है, जो होशंगाबाद जिले में आता है, ठीक है। पचमढ़ी प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को कहा जाता है। ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, होशंगाबाद जिले में आता है, और मध्य प्रदेश का एकमात्र पचमढ़ी हिल स्टेशन है, ठीक है। मैंने कहा था ना बहुत सी चीजें ऐसी है जो मध्य प्रदेश को प्रथम और एकमात्र दी है।
होशंगाबाद जिले ने, इसलिए होशंगाबाद बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए होशंगाबाद का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेशनल पार्क के जो टाइगर रिजर्व शामिल है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एसपीएम का होशंगाबाद में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र का, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बोरी अभ्यारण्य का, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हिल स्टेशन कौन सा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सतपुड़ा रानी किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहला बायो रिजर्व कहाँ, यहाँ। होशंगाबाद जिले में कोई सा भी पॉइंट उठा लो प्रमुख, वहां से क्वेश्चन बनता ही है, एग्जाम में बने ही है। इसलिए होशंगाबाद जिला जो है कई मायनों में अपने लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। चलिए आगे देखें अगर अपन, तो होशंगाबाद जिले के आगर गांव, ठीक है, अगर गांव लिखा हुआ मगर आगर गांव है। आगर गांव टंगस्टन खनिज के लिए एस्क प्राप्त किया था। टंगस्टन खनिज जो होता है जिससे फिलामेंट बनता है लाइट का, तो उसके लिए एस्क प्राप्त किया था आगर गांव से। ठीक है, होशंगाबाद जिले की पचमढ़ी में धूपगढ़ प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जितना पढ़ो होशंगाबाद के बारे में भाई उतना कम है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं होशंगाबाद से। अब फिर आ गया है टंगस्टन कहाँ मिलेगा, आगर गांव मिलेगा। होशंगाबाद जिले की पचमढ़ी में धूपगढ़ है, धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की, जिसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है। पचमढ़ी में ही पांडव गुफाएं, ऐसा माना जाता है पांडव अपने अज्ञात काल के दौरान यहीं पर उन्होंने समय बिताया था। होशंगाबाद जिले में तिलक सिंदूर नामक एक दर्शनीय स्थल है, जो कि ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन यहाँ पर मेला लगता है और बहुत 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 ही ज़्यादा मात्रा में दर्शनीय मतलब श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए जाते हैं। ठीक है, हम भी गए थे और पैदल चलना पड़ा था बहुत दूर तक, क्योंकि गाड़ी का ट्रैफिक बहुत तेज लग जाता है। ठीक है, तो दर्शनीय स्थल है तिलक सिंदूर, बहुत ही अच्छी जगह है और शिवरात्रि पर यहाँ पर मेला लगता है। अगर यहाँ पर घूमने की बात करें तो यहाँ पर रजत प्रपात, बी फॉल, बाबा महादेव मंदिर, गुप्त महादेव मंदिर, चौरागढ़, धूपगढ़, हांडी खो, अप्सरा फॉल, जटाशंकर, डचेस फॉल, प्रदर्शनी, इंदिरा पॉइंट, ये पचमढ़ी में दर्शनीय स्थल है। हालांकि पचमढ़ी एक ऐसी जगह है मध्य प्रदेश की एकमात्र एक ऐसी जगह है पचमढ़ी, अगर जहाँ पे आपको घूमना है, ठीक है, अगर आपको टूर बनाना है तो कम से कम 7 से 10 दिन का टूर रहता है एक ही पचमढ़ी का। ठीक है, देख रहा 7 से 10 दिन में आप आगरा घूम लोगे, मुंबई घूम लोगे भाई तो भी पूर जाएगा, मगर पचमढ़ी घूमने के लिए आपको 7 से 10 दिन का समय लगेगा ही लगेगा, इतने पॉइंटें देखने के लिए। लगभग ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 58 पॉइंट है घूमने के लिए पचमढ़ी में। ठीक है, एक दिन में 2 से 3 पॉइंट घूम पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कम से कम 10 दिन का समय लग जाएगा अगर तुम एक दिन में 5 या 6 पॉइंट भी घूमते हो तो। ठीक है, और एक पॉइंट पे कम से कम 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं। सबसे ज़्यादा पॉइंट घूमने के लिए पचमढ़ी में। ठीक है, अगर कभी घूमना हो अगर तो एक बार पचमढ़ी का टूर जरूर बनाना। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गए प्रमुख दर्शनीय स्थल खासकर जो थे वो। आगे बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में ये ओपन हो चुका था, डबल से हो गया है, रिपीट हो गया। अगर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग नर्मदापुरम संभाग है, जिसका मुख्यालय होशंगाबाद जिले में है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक सिंचित जिला होशंगाबाद है 87% के साथ। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे सिंचित जिला या मध्य प्रदेश सिंचित संभाग कौन सा है, तो वो होता है नर्मदापुरम संभाग या होशंगाबाद जिला। ठीक है, प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन भारत में प्रथम स्थान रखता है होशंगाबाद जिला। होशंगाबाद जिला में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, प्रति हेक्टेयर में प्रथम स्थान है। बोरी घाटी जो है वो सागौन के लिए, बनों के लिए प्रसिद्ध है। होशंगाबाद का सागौन जिला जो है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पूरे भारत में होशंगाबाद के सागौन की मांग रहती है। ठीक है, वर्ष भर अगर कहीं भी बात की जाए होशंगाबाद के सागौन की तो वर्ष भर इसकी डिमांड रहती है, वर्ष भर इसकी मांग होती है सागौन की। ठीक है, इटारसी में आयुध डिपो है जिसको अपन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो होशंगाबाद जिले में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पर है, इटारसी में। ठीक है, सिविल न्यायालय ऑनलाइन करने वाला पहला जिला होशंगाबाद जिला है, जिसने सिविल न्यायालय को ऑनलाइन किया था। और होशंगाबाद की प्रमुख नदी है नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, ये 2 प्रमुख नदी है नर्मदा और ताप्ती, हालांकि इसकी सहायक नदियां भी बहुत सारी, मगर प्रमुख नदियों में दोनों के नाम आते हैं, नर्मदा और ताप्ती के। ठीक है, तो ये थे प्रमुख इसके महत्वपूर्ण तथ्य और ये थे इसके प्रमुख स्थल, सामान्य परिचय और होशंगाबाद जिला, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इसको बहुत अच्छे से एक बार पढ़ने की आवश्यकता है और बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि देखा होगा बहुत बार कि मैं
पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी रहती जो मैं बता देता हूँ वैसे ही वीडियो में, ठीक है। तो वो भी इसलिए बोलता हूँ कि पूरा वीडियो देखा करो। ऐसा नहीं कि पीडीएफ की फोटो खींच ली, स्क्रीनशॉट ले लिया और काम खत्म, ठीक है। नहीं, पूरा सुनो ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना कर पाओ, ठीक है दोस्तों। आज रात को फिर इस होशंगाबाद जिले का क्यूज होगा। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए जिले के साथ। जय हिंद, जय आरक्षक।